तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एक लड़का अपनी सिस्टर को लेने के लिए आता है, मगर अंदर से उसकी सिस्टर को बहुत ही बुरी हालत में बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है। और उस बच्चे को लगा कि शायद ये कोई ब्रदर किन है जिसे जाओ फैमिली ने बाहर निकाल कर फेंक दिया है। मगर जैसे ही वो उस लड़की के चेहरे को हाथ लगाता है तो उसे पता चल जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सिस्टर है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, मगर अंदर से जाओ फैमिली का एक मास्टर उसे कुछ सिक्के देता है और कहता है कि अपनी सिस्टर को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। और वो लड़का जब उन सिक्कों को उठाता है तो वो कहता है कि क्या तुम लोग मेरी सिस्टर की जान के बदले सिर्फ ये कुछ सिक्के दोगे? तुम लोगों को क्या लगता है कि किसी की जान की कीमत सिक्कों के साथ तय की जा सकती है? मैं इन सिक्कों का क्या करूंगा? मेरी सिस्टर वो इस हाल में है कि मुझे उसके इलाज के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। मगर वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं देने वाले, इसलिए दफा हो जाओ। मगर वो बच्चा बार बार चिल्लाता है और उन लोगों को बुरा भला कहता है, जिसकी वजह से जैसे उनकी तरफ आगे बढ़ता है तो नीचे गिर जाता है। ये देखकर जाओ फैमिली के उस बंदे को थोड़ा सा तरस आ जाता है और वो कुछ और पैसे फेंकता है और कहता है कि अब इससे ज्यादा पैसे मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा, इसलिए तुम्हें अब यहाँ से जाना ही होगा। वो लड़का फौरन से उन पैसों को भी उठाता है और अपनी सिस्टर को भी उठाकर अपनी पीठ पे लेकर सीधा एक मेडिकल डॉक्टर के पास जाता है। और हमें उस बंदे के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो बंदा उसकी सिस्टर के लिए कोई दवाई नहीं देता क्योंकि वो दवाइयां बहुत महंगी थी, इसलिए वो बच्चा फिर अपनी सिस्टर को उठाए हुए अपने घर की तरफ चला आता है। उसके घर पर उसकी एक बूढ़ी माँ थी जो कि बहुत ही बीमार थी। वो लड़का जब अपनी माँ के पास आता है तो वो शुरू में उसे नहीं बताता, मगर जब वो उससे पूछती है कि तुम अपनी सिस्टर के साथ नहीं आए तो वो बच्चा कहता है सिस्टर वो बहुत बीमार थी और बीमारी की वजह से वो अब चल बसी है। ये कहने की देर थी कि वो खुद रोना शुरू कर देता है और जाते साथ अपनी माँ को गले लगा लेता है और उसकी माँ उसे दिलासा देती है और उसे चुप होने को कहती है। मगर वो बच्चा बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था और रोने लगा था, मगर उससे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी माँ वो किस सिचुएशन में है। उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है और उसकी ये हालत देखते ही वो लड़का कहता है कि मदर आप टेंशन न लें, मैं फौरन से आपकी दवाई बनाता हूँ। ये कहने के बाद वो कुछ नेचुरल हर्ब के जरिए उसकी दवाई बनाना शुरू करता है। मगर उसकी मदर कहती है कि मेरे बच्चे मेरे पास आ जाओ, मगर वो कहता है अब बेफिक्र हो जाए, मैं बस अभी दवाई बना लेता हूँ। पर यहाँ पर उसकी माँ की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही होती है, जिसके बारे में उसे कुछ भी आइडिया नहीं होता। और इतने में उसकी माँ को जैसे ही चक्कर आते हैं और वो गिरती है तो वो लड़का भागा चला आता है और उसे लगा कि शायद उसकी माँ भी मर चुकी है, मगर वो अभी भी जिंदा होती है और उसमें थोड़ी बहुत जान बाकी थी। वो अपने बेटे से कहती है कि ये पैसे कुछ रखो और अपनी अच्छी जिंदगी गुजारना। मगर वो बच्चा अपनी माँ के साथ वहाँ पर बैठा हुआ बिल्कुल बेबस रो रहा होता है और अपनी मदर से कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ के ना जाए, आपके सिवा मेरा और कौन है। पर किस्मत को शायद यही मंजूर था कि उस बच्चे ने अपनी माँ का दर्द भी अपने दिल में लेना था। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वही छोटा बच्चा फौरन से एक वाइन की शॉप में जाता है और वहां जाकर एक ओल्ड मैन का नाम पुकारता है तो वहां मौजूद वो शॉप ओनर उससे कहता है तुम फिर से आगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस मर्तबा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, इसलिए चल जाओ यहाँ से। मगर वो लड़का कहता है मेरी माँ भी मर चुकी है, मैं उसे कैरी नहीं कर पा रहा, प्लीज मेरी मदद कीजिए। ये सुनकर वो बंदा बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है और उसे यकीन आ जाता है कि ये लड़का सच बोल रहा है, जिसके बाद वो फौरन से उसे कोट पहनाता है और कहता है बाहर बहुत ठंड है, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, तुम कुछ देर सब्र कर जाओ, मैं तुम्हारी मदर को और तुम्हारी सिस्टर को कैरी करने के लिए कोई इंतजाम करता हूँ। इतने में वो जैसे ही जाता है तो वो लड़का रोना शुरू कर देता है और वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि रास्ते में उसे एक ओल्ड मैन मिलता है और वो ओल्ड मैन उसे कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ और मैं तुम्हें आज से अपने साथ ले जाऊंगा और मैं तुम्हारी मदर को भी दफनाने में मदद करूंगा। इतना कहने के बाद वो लड़का कहता है कि क्या आप मुझे खाना देंगे? जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि हाँ तुम बहुत अच्छा खाना खाओगे। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ओल्ड मैन उसकी हेल्प करता है और उसकी मदर और सिस्टर को दफनाने के बाद वो उसे कहता है कि चलो अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मगर जाते जाते वो बच्चा फिर से मुड़कर पीछे उस घर की तरफ और उन कब्रों की तरफ देखता है और फिर वो ओल्ड मैन उसे अपने साथ ले जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो ओल्ड मैन असल में एक पावरफुल सेट लेवल का मास्टर था और वो उस बच्चे के बारे में जानता था कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, इसीलिए वो उसे ट्रेन करना शुरू कर देता है और उसकी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस
प्रैक्टिस दिन ब दिन इम्प्रूव होती जा रही होती है और वो बच्चा काफी तेजी के साथ ग्रो करने लगा था। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है और वो लड़का अपनी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करता जा रहा था और अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव करता जा रहा था। वक्त गुजरने के साथ साथ हमें दिखाया जाता है वो लड़का बिल्कुल यंग एज तक आ पहुंचता है और उसका मास्टर वो उसके सामने एक जगह बैठा हुआ होता है और उस लड़के से कहता है कि तुम्हें अपनी माइंड आई को अवेकन करना ही होगा। तुमने इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है और आज तुम्हारा ये लास्ट टाइम है। तुमने अपना पूरा जोर लगा देना है और चाहे कुछ भी हो जाए इस मर्तबा तुमने हर हाल में सक्सेसफुल होना ही होगा। इतने में हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो लड़का एक ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाता है जिसकी वजह से उसकी माइंड विजन्स अवेकन हो जाती है और वो हर एक चीज को देख पा रहा होता है मगर हर एक चीज ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे रही थी। मगर कुछ ना देखने से तो कुछ देखना ही बेहतर था। और वो ओल्ड मैन कहता है तुम्हारी बॉडी सच में बहुत ही लाजवाब है। तुमने इतनी जल्दी अपनी माइंड आई को अवेकन कर लिया है। जिसके बाद वो लड़का हर एक चीज को देखता है और कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब है लाइट इस चीज को कहते हैं और दिन और रात इस तरह की होती है। और साथ में वो एक सिक्का भी बाहर निकालता है। ये वही सिक्का था जो कि जाओ फैमिली के उन मास्टर्स ने उसे फेंक कर दिया था। जिसके बाद उसका ग्रैंडपा कहता है कि क्या तुम देख पा रहे हो? तो वो लड़का खुशी के मारे कहता है कि मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो उसका ग्रैंडपा कहता है कि अब बस तुम्हें अपनी डिवाइन सेंस को अवेकन करना होगा। जब तुम्हारी डिवाइन सेंस अवेकन हो जाएंगी तो तुम हर चीज के कलर को पहचान पाओगे। चलो अब मेरे साथ आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ तैयार किया है। ये कहने के बाद वो उसे जैसे ही वहाँ ले जाता है तो अचानक उस लड़के को कुछ स्मेल आती है जिस पर वो कहता है कि ग्रैंडपा कहीं आप मुझे फिर से कोई बदबूदार सूप तो नहीं पिलाने वाले? जिस पर उसका ग्रैंडपा कहता है कि नहीं, तुमने माइंड आई को अवेकन कर लिया है तो अब इसे पीने की भी जरूरत नहीं है। मगर उसे दिखाई देता है उसके सामने एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है जिसे ग्रैंडपा ने रस्सियों से बांध रखा था। उसे देखते ही वो लड़का समझ जाता है कि उसे ये पत्थर उठाना होगा। वो अपने ग्रैंडपा से कहता है क्या कहीं आप मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे? ये 500 पाउंड का भारी पत्थर है। मगर उसका ग्रैंडपा कहता है कि तुम अभी अपनी फिजिकल बॉडी के पीक पे आ चुके हो इसलिए तुम इसे कैरी कर सकते हो। आज से ये पत्थर तुम्हारी पीठ पर ही रहेगा। चाहे तुम कुछ भी करो, चाहे तुम सो रहे हो या उठ रहे हो या जाग रहे हो या खा रहे हो, हर टाइम ये पत्थर तुम्हारे साथ होना चाहिए। खास तौर पर जब तुम अपनी पंचिंग टेक्निक्स को परफॉर्म करने लगो तो उस वक्त ये तुम्हारे साथ लाजमी होना चाहिए। ये कहने के साथ वो ओल्ड मैन जैसे ही जाने लगता है तो वो जाते जाते दरवाजे पर रुक जाता है और दिल ही दिल में कहता है कि बच्चे ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वक्त गुजर जाता है और हम दोबारा से उस लड़के को देखते हैं। वो उसी भारी पत्थर को अपनी पीठ पे उठाए हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था। उस पत्थर को उठाने में उसे थोड़ी सी तकलीफ तो हो रही थी मगर वो उसे कैरी करते हुए काफी दूर तक निकल आया था। अचानक से हमें एक घर से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो लेडी अपने बेटे को पुकार रही थी कि आ जाओ और आकर खाना खा लो। और उसका फादर भी उसे ढूंढ रहा था मगर वो लड़का तो एक जगह छुपा हुआ था ताकि वो उस अंधे लड़के को अच्छा सा सबक सिखा सके और मेंग वांशु को इम्प्रेस करके उसके दिल में अपनी जगह बना सके। मगर हम यहाँ पे अपने हीरो को देखते हैं जब वो ऊपर चढ़ रहा होता है तो अचानक से वो लड़का उस पर छुपकर वार करने की कोशिश करता है जिससे वो अंधा लड़का अपने आप को बचाता है और पलटकर उसे एक जोरदार किक दे मारता है जिससे उस दूसरे लड़के को काफी तकलीफ होती है। मगर वो हीरो से कहता है कि तुम अब भी बहुत वीक हो। जबकि नीचे पड़ा हुआ वो लड़का कहता है ली ग्वानशिन, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। यहाँ पे हमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम भी पता चल जाता है और यहाँ पर ली ग्वानशिन उससे कहता है कि इतने साल गुजर गए, तुम हर रोज ट्राई करते हो मगर कुछ भी नहीं कर पाते। और ली ग्वानशिन फिर वहाँ से सीधा मेंग रेजिडेंस की तरफ चला जाता है और वहाँ पर जाते ही आंट ली को पुकारता है जो कि असल में अब मेंग रेजिडेंस में है तो वो मिस मेंग कहलाती है। मगर क्योंकि ग्वानशिन उसे बचपन से जानता है तो इसीलिए वो उसे आंट ली कहता है और उसकी वो आंट उसे देखकर काफी खुश होती है और कहती है तो तुम फाइनली आ ही गए। तो ग्वानशिन कहता है कि आंट, हमने आपके बारे में बहुत सुना है, आपका खाना सच में बहुत ही लाजवाब है। खासतौर पर ग्रैंडपा को तो आपके ही हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद आता है। जिस पर आंट ली तो खुशी से लाल हो जाती है और कहती है तुम भी ना,
तुम्हें मालूम है किस तरह मुझे बेला फुसला कर मुझसे काम करवाना है। और ली ग्वानशिन कहता है कि आप जानती है ना कि ग्रैंडपा वो सिर्फ वेजिटेबल्स ही खाते हैं और मैं उनके साथ अब और वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहता। मुझे तो आपके हाथ के बने हुए मजेदार खाने में ही दिलचस्पी है। जिस पर आंट ली तो पिघल जाती है और वो कहती है ठीक है बस तुम इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ। वो लड़का वहीं पर ही इंतजार करता रहता है और अगले सीन में हम देखते हैं मेंग वानशु उसके लिए वो खाना लेकर आती है, मगर वो काफी गुस्से में होती है क्योंकि उसे पता था कि ये लड़का बार बार आता है और बार बार उससे खाना लेकर उसके साथ थोड़ा सा फ्लर्ट भी करता है। मगर इस मर्तबा क्योंकि उसकी माइंड आई अवेकन हो गई थी तो वो कहता है कि मेंग वानशु ये तो सच में काफी खूबसूरत है। वो उसे देखते ही कहता है मेरी किस्मत सच में लाजवाब है कि मैं इतनी खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा। ये सुनते ही मेंग वानशु तो गुस्सा कर जाती है और उसे कहती है तुम एक नंबर के पागल और अंधे लड़के हो। ये कहते ही वो गुस्से में जाती है मगर पलटकर दोबारा से आती है और कहती है अंधे कहीं के। ये कहते ही वो फिर से चली जाती है और ली ग्वानशेन उस पर बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता बल्कि वो उसके इस मिजाज पर बहुत हंसता है और उसे एंजॉय करता है और अंदर आते हुए कहता है कि चलो क्यों ना चल के अपनी फ्यूचर मदर इन लॉ के साथ बैठकर खाना खाया जाए। मगर अचानक उसे नजर आता है कि वहां पे तो उसका फ्यूचर फादर इन लॉ सामने खड़ा है और वो गुस्से में उसे देख रहा है। ये देखकर ली ग्वानशेन थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है और कहता है कि अंकल प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा। मगर अंकल बेंग उससे कहता है मैंने तुम्हें कहा है मुझे अब तंग मत करना, खास तौर पर मेरी बेटी को तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि वो अब शादी की एज तक पहुंच गई है और अभी भी वो बिल्कुल बच्चों की तरह रिएक्ट करती है। तो ली ग्वानशेन कहता है अंकल अब बेफिक्र हो जाए, मैं कल आपके लिए एक वाइन लेकर आऊंगा। इस तरह वो अंकल मेंग को मस्का लगाकर वहां से 9-11 हो जाता है और जैसे ही अपने ग्रैंडपा के पास वापस आता है तो ग्रैंडपा वहां पर पहले से ही खाना खा रहा था मगर मिस मेंग का बना हुआ खाना उसे भी काफी पसंद था। और ग्रैंडपा कहता है कि क्योंकि अब तुम्हारे पास आइज आ चुकी हैं तो इसीलिए तुम्हें अब अपनी पंचिंग टेक्निक को दिन में कम से कम भी 100 बार प्रैक्टिस करना है और तुम्हारी स्ट्रेंथ कंट्रोल भी काफी अच्छी हो चुकी है। मुझे पूरा यकीन है अगर तुम किसी स्टोन को पंच मारोगे तो वो स्टोन भी सीधा मास्टर जाओ के घर पे जाके गिरेगा। ये कहने के बाद वो उससे कहता है मैं ओल्ड मास्टर ल्यू के साथ चेस खेलने के लिए जा रहा हूँ और तुम अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, मुझे आने में शायद 2-4 दिन लग जाएंगे। और याद रहे तुम्हें माउंटेन से रोज नीचे जाना है और मेरे लिए वाइन लेकर आनी है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ग्वानशेन उसी भारी पत्थर को उठाए हुए फिर से माउंटेन से नीचे जाता है और अपनी प्रैक्टिस करने के लिए दिन रात लगातार मेहनत भी करता है। और हमें दिखाया जाता है उसकी बॉडी पर अजीब तरह के कुछ मार्क्स बने हुए होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहता है और ली ग्वानशेन दोबारा से वही पत्थर अपनी पीठ पर बांधकर दोबारा से माउंटेन से नीचे जाता है और उसे फील होता है कि आइस आने के बाद वो अब काफी ज्यादा फास्ट हो चुका है। मगर यहाँ पे हमें मेंग वानशु को दिखाया जाता है वो कुछ स्टीम बन्स पैक करवाने के लिए आती है और कहती है कि इस मर्तबा ली ग्वानशिन के लिए तो एक बन भी नहीं लूंगी। वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कुछ खाना लेती है और वहां से जा रही होती है मगर रास्ते में उसे कुछ शोर सुनाई देता है तो वो देखती है कि वहां पर जाओ फैमिली के कुछ लोग एक गरीब आदमी को तंग कर रहे हैं और उसका खाना वाना यहाँ पर जमीन पर बिखेरा हुआ है। और वो ओल्ड मैन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मैं इस महीने का किराया बहुत जल्दी दे दूंगा, आप लोग बस यकीन कीजिए। मेंग वानशु जब ये देखती है तो उसे काफी गुस्सा आने लगा था मगर वो जानती थी कि वो कुछ भी नहीं कर सकती। इतने में उसे याद आता है कि ली ग्वानशिन ने कहा था कि जिनसे हम लड़ नहीं सकते उनसे भिड़ने का कोई फायदा नहीं। ये सोचने के बाद वो वहां से वापस जाने लगती है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जाओ फैमिली का एक यंग मास्टर होता है और वो उस लड़की को देखता है तो वो भी उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है और एक बंदे को वो इशारा करता है तो वो बंदा कहता है कि आप बेफिक्र हो जाए, मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगा। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ली ग्वानशेन वो वाइन लेने के लिए उसी वाइन वाली शॉप पर आता है जहां वो बचपन में आया था और अभी भी वही शख्स उसके सामने होता है और वो कहता है कि ली ग्वान तुम बहुत लंबे टाइम के बाद आए हो, बताओ कैसे हारे तुम्हारे। तो ली ग्वानशेन उससे कहता है मुझे ये वाइन चाहिए और उसके 4
जार पैक कर दीजिए। मगर वो उस दुकानदार से पूछता है कि आज भी आपकी दुकान बिल्कुल वैसी की वैसी है, सच में आप तो काफी तरक्की कर रहे हैं। मगर वो वाइन शॉप ओनर कहता है क्या खाक तरक्की कर रहा हूँ, जब से जाओ फैमिली का यहाँ पे चार्ज हुआ है और उन लोगों ने हमारी रेंट की प्राइस को डबल कर दिया है, उसके बाद से तो हमारा जीना मुश्किल हो गया है। इतने ज्यादा रेंट को पे करने के बाद अपने लिए पैसे बचाना तो बहुत मुश्किल है। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं बहुत जल्द अपनी ये वाइन शॉप कहीं और शिफ्ट कर दूं। इतने में वो वाइन जार्स भी उसके लिए आ जाते हैं और वो उन वाइन जार्स को ले रहा होता है। इतने में उसे बाहर मौजूद एक शख्स दिखाई देता है जिसका सामान नीचे पड़ा हुआ था। वो उस सामान को इकट्ठा कर रहा था। ये देखते ही ली ग्वानशिन उस शॉप ओनर से कहता है यहाँ पे क्या हुआ है, जिस पर वो बताता है होना क्या है, वही तो हुआ जो मैंने तुम्हें बताया था कि जाओ फैमिली ने किराया बहुत बढ़ा दिया है और यहाँ पे उसका यंग मास्टर भी आया था। वो बिला वजह लोगों को तंग करते रहते हैं। इतने में ग्वानशिन को याद आता है कि इस टाइम पे तो मेंग वानशु उसके लिए खाना लेने के लिए यहाँ पे आती है। वो बाहर जाता है और बाहर वाले उस शॉप ओनर से कहता है कि क्या तुमने यहाँ पे किसी यंग लड़की खाना खरीदते हुए देखा है? तो वो बताता है कि एक ब्लू ड्रेस वाली लड़की यहाँ पे आई तो थी, वो इस डायरेक्शन की तरफ गई थी। ये सुनते ही वो लड़का उसकी तरफ जाता है और दूसरी तरफ हमें मेंग वानशु को दिखाया जाता है। वो खाना लेकर अपने घर को जा रही थी मगर अचानक उसे एक ओल्ड लेडी दिखाई देती है जो कि जमीन पे नीचे पड़ी हुई थी और वो मेंग वानशु को देखती है तो वो कहती है कि मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए, कहीं भूख से मैं मर न जाऊं। ये देखते ही मेंग वानशु तरस खाकर उसे एक बन देती है। तो वो ओल्ड लेडी उसका हाथ पकड़ लेती है और वो बन को खाते हुए उसे अपनी तरफ खींचती है, जिस पर मेंग वानशु कहती है मैं तुम्हें खाना दे तो रही हूँ, मेरा हाथ तो छोड़ो। मगर वो लेडी एक ब्रेसलेट उसके हाथ में पहना देती है और कहती है इस बन के बदले में ये तुम ब्रेसलेट रख लो। इतने में अचानक वहां पे एक बंदा आता है और वो उस ओल्ड लेडी से कहता है कि मैंने तुम्हें वो ब्रेसलेट दिया था ना, वो मैं अपनी मंगेतर के लिए तुम्हें देकर गया था, वो ब्रेसलेट कहाँ है? तो वो ओल्ड लेडी उन लोगों को बताती है कि वो ब्रेसलेट तो इस लड़की ने मुझसे ले लिया है, इसने सिर्फ मुझे एक बन दिया था और ये चाहती थी कि वो ब्रेसलेट इसे मिल जाए, शायद ये तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड है। ये सुनते ही मेंग वानशु कहती है ये ओल्ड लेडी झूठ बोल रही है, मैंने ये ब्रेसलेट नहीं लिया बल्कि इसने जबरदस्ती मेरे हाथ में डाला है। वो ब्रेसलेट उसके हाथ से निकल भी नहीं रहा था। जिसके बाद वहां मौजूद लोग कहते हैं ये लड़की कितनी लालची है, इसने ब्रेसलेट की खातिर ऐसा गलत कदम क्यों उठाया है। और दूसरी तरफ वो वॉरियर कहता है कि सुनो लड़की, तुमने हमारा ये ब्रेसलेट पहन लिया है, तुम जानती हो ये कितना कीमती है, तुम या तो इसकी प्राइस मुझे पे करो या फिर तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी। ये सुनकर मेंग वानशु कहती है शादी? और तुमसे शादी करने से अच्छा है मैं जहर खाकर मर जाऊं। ये सुनने के बाद वो बंदा उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर या तो मुझे मेरी प्राइस दे दो या फिर मेरे साथ चलो। ये सुनते ही वो लड़की गुस्से में उस ब्रेसलेट को जोर से नीचे मारकर तोड़ देती है और कहती है कि ये ब्रेसलेट लो और दफा हो जाओ। मगर वो बंदा उसे इतना जोर से थप्पड़ मारता है कि मेंग वानशु नीचे गिर जाती है और वो अपने आसपास देखती है, कोई भी उसकी मदद को नहीं आ रहा। और वो बंदा उससे कहता है चलो अब शादी की तैयारियां करते हैं। इतने में अचानक यहाँ पर ली ग्वानशिन भी पहुंच जाता है और वो मेंग वानशु को इस हालत में देखता है तो उसे काफी गुस्सा आने लगा था। मगर वो वॉरियर उससे कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा इसके साथ कोई लेना देना है या फिर तुम बिला वजह में रास्ते में आ रहे हो। मगर ली ग्वानशिन मेंग वानशु से कहता है कि बस अपनी आंखें बंद करो, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा। इतना कहने के बाद वो सारे वॉरियर जैसे ही ली ग्वानशिन की तरफ दौड़ना शुरू करते हैं तो ली ग्वानशिन उनका इंतजार करता है और जैसे ही वो लोग उसके करीब आते हैं तो ग्वानशिन अपनी बॉडी से एक जोरदार एनर्जी और रिलीज करता है और सब लोगों को उठाकर दूर फेंक देता है। और पलक झपकते ही एक बंदे के बिल्कुल पीछे आता है और अपने एल्बो के साथ उसकी गर्दन तोड़ देता है। और बाकी लोग जब उस पर झपटते हैं तो वो सबको एक बार में ही निपटा देता है। और दूसरी तरफ वो लड़की आंखें बंद करके काफी डरी हुई खड़ी थी। जैसे ही ग्वानशिन उस पे अपना हाथ रखता है तो वो ग्वानशिन को गले लगा देती है। पर यहाँ पर वो ओल्ड लेडी जो कि ये सब बेटे तमाशा देख रही थी वो फौरन से एक सिग्नल भेज देती है, जिस पर ली ग्वानशिन एक नाइफ निकालता है और उस ओल्ड लेडी को वहीं टपका देता है। मेंग वानशु से कहता है चलो हमें यहाँ से जाना होगा। ये कहने के बाद वो उसे लेकर वहां से काफी तेजी से भागना
शुरू कर देता है। जबकि हमें दिखाया जाता है जाओ फैमिली का वो यंग मास्टर जब उस सिग्नल वाली लोकेशन पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां मौजूद जितने भी लोग थे वो सारे मारे जा चुके हैं। जिसके बाद वो मेंग वानशू का पीछा करने के लिए कहता है तो वो सारे लोग अपने अपने घोड़ों को दौड़ाते हैं और उनका पीछा करते हैं। जबकि मेंग वानशू चल चल कर थक गई थी और उनकी स्पीड भी काफी स्लो हो गई थी। तो ली ग्वानशन कहता है मैं तुम्हें उठा लेता हूँ, इस तरह हम लोग और ज्यादा तेजी से भाग सकेंगे। उस लड़की को शुरू में समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे उठाकर कैसे भागेगा, मगर जब वो उसे उठाता है और तेजी से भागता है तो मेंग वानशू कहती है ये लड़का इतना हैंडसम है, मैंने पहले कभी ये नोट क्यों नहीं किया। मगर आगे 10 माइल्स का बहुत बड़ा एरिया था जहां पर छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं थी और पीछे जाओ फैमिली के वो वॉरियर्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। और ग्वानशन उस लड़की से कहता है तुम यहाँ से तेजी से भागो और 1 से लेकर 500 तक काउंट करो, जब तक तुम 500 तक काउंट करोगी मैं तुम्हारे पास वापस आ चुका होऊंगा। जबकि जाओ फैमिली का वो यंग मास्टर आता है और वो उस अंधे लड़के को देखते ही पहचान जाता है कि तुम तो ली सुई के वो ब्रदर होना जो कि बचपन से ही अंधे थे। तुम्हारी सिस्टर की किस्मत सच में बहुत बुरी थी, मुझे लगा कि शायद तुम भी उसके साथ उस बर्फ में जमकर मर गए होगे। पर खैर मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मेंग वानशू के साथ क्या रिलेशन है और तुम उसके साथ क्यों हो। तो ग्वानशन उसे गुस्से में कहता है वो मेरी फ्यूचर वाइफ है। इतना कहने के साथ वो अपनी पूरी स्पीड के साथ उसकी तरफ जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो यंग मास्टर ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो खुद को बचाने के लिए अपने घोड़े को आगे ले आता है, जिस पर वो पंच घोड़े को लगता है और वो घोड़ा उससे काफी जख्मी होता है और साथ में उस यंग मास्टर को भी थोड़ी सी इंजरी होती है। और ली ग्वानशन कहता है कि आज मैं तुम्हें 10 कॉपर कॉइन दूंगा और तुम्हारी लाइफ को खरीद लूंगा जैसे तुमने मेरी सिस्टर की लाइफ को खरीदा था। और वो यंग मास्टर ये देखकर काफी हैरान होता है कि ये लड़का तो बॉडी कल्टीवेशन में काफी आगे जा चुका है, सोचा भी नहीं था कि कोई अंधा इंसान इतना ताकतवर बन सकता है। वो अपने सोल्जर से कहता है कि इसे यहीं खत्म कर दो, जो भी इसे मारेगा मैं उसे 100 सिल्वर टाइल्स दूंगा। जिसके बाद वो सारे सोल्जर ग्वानशन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और ग्वानशन अपने पंचेस के जरिए ही एक एक को बहुत ही बुरी तरह से पीटता जा रहा होता है। जो भी उसके सामने आता है वो पंच खाते ही दूर जा गिरता है। इसी तरह ग्वानशन उन सब लोगों को बहुत ही जल्दी निपटाते हुए मैदान साफ कर देता है और वो यंग मास्टर बिल्कुल अकेला बच गया था। जिसके बाद वो अपनी सोट सीधी लेकर आता है तो ग्वानशन एक ही पंच के साथ उसे भी हवा में ऊपर उड़ा देता है। ये देखते ही वो लड़का फौरन से अपनी पावर को बढ़ाने के लिए पावर बूस्टर स्पेल्स का इस्तेमाल करता है और वो पावर बूस्टर उसकी बॉडी में एक न्यू एनर्जी डाल देते हैं। मगर वो ग्वानशन को मारने के बजाय सीधा मेंग वानशू की तरफ आगे बढ़ता है और ग्वानशन वहीं खड़ा रहता है। मगर अचानक से वो अपना पैर जोर से जमीन पे मारते ही मेंग वानशू के सामने आ पहुंचता है और वो लड़का और वो यंग मास्टर ये देखता है तो वो उसके भी होश उड़ जाते हैं और ग्वानशन के एक ही पंच के साथ वो फिर से धूल चाटने लगता है। और ली ग्वानशन उसे कहता है कि तुमने जो मेरी सिस्टर के साथ किया था आज मैं वही तुम्हारे साथ करूंगा। ये कहने के साथ वो 10 सिक्के उसकी तरफ फेंकता है और कहता है यह है तुम्हारी जान की कीमत। मगर वो लड़का कहता है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैंने बहुत जल्द अपनी स्पिरिचुअल रूट का टेस्ट भी देना है। मैं कल्टीवेटर हूँ और मेरी डेस्टिनी एक इमोर्टल बनने की है। मगर ली ग्वानशन कहता है मुझे उससे कोई परवाह नहीं। अचानक से ली ग्वानशन को वहां पर एक एनर्जी फील होती है और वो कहता है कि वहां पर कोई पावरफुल मास्टर आ रहा है, कम से कम भी वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल में है। और यहाँ पर वो यंग मास्टर फौरन से अपनी बॉडी प्रोटेक्शन स्पेल को एक्टिवेट कर देता है और ग्वानशन पर हंसते हुए कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, बहुत जल्द मेरा मास्टर यहाँ पे आने वाला है, तुम देखना मैं तुम्हारी कैसे चमड़ी उधेड़ूंगा। ये देखते ही ली ग्वानशन कहता है इस बार तो तुम बच गए। वो फौरन से अपने सिक्के उठाता है और उस लड़की को लेकर एक घोड़े पर बिठाता है और उसी घोड़े के साथ वो तेजी से वहां से भागते हुए निकल जाता है। जबकि वो यंग मास्टर अपने मास्टर को पुकारते हुए कहता है कि प्लीज मास्टर जल्दी आइए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। और मेंग वानशू नोट करती है कि ये लड़का तो काफी हैंडसम है और उसकी इतनी ज्यादा केयर भी कर रहा है। जबकि हमें दिखाया जाता है वहां पर जैसे ही बारिश आ जाती है तो सर छुपाने के लिए वो लोग एक गुफा के अंदर चले जाते हैं और वहां पर वो लड़का उस लड़की के लिए आग जलाता है। जबकि वो लड़की अंदर गुफा में सो रही थी मगर वहां ठंड ज्यादा होने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। जिसके बाद वो उठकर बैठ जाती है और कहती है कि वो कमीना युआन लिन अगर ना आया होता तो शायद मैं अभी तक अपने घर पहुंच चुकी होती। तो ग्वानशन कहता है कि इसका मतलब है तुम्हें रियल और फेक सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह से मालूम है।
मगर वो लड़की कहती है मुझे पानी चाहिए, तो ग्वानशिन उसके लिए वाइन ले आता है क्योंकि वहाँ पीने का पानी तो था ही नहीं। और वो लड़की कहती है कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मुझे वाइन पिलाकर मेरी बॉडी को यूज करना चाहते हो। मगर ग्वानशिन कहता है ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं एक कल्टीवेटर हूँ और मैं बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी अच्छी है और मेरा माइंड बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, तुम बेफिक्र होकर वाइन पी सकती हो। मगर अगले ही सीन हम देखते हैं जैसे ही वो वाइन पीते हैं तो उन्हें खांसी हो जाती है। वो लोग वाइन पीने के आदी नहीं थे, इसीलिए उनसे वाइन पी ही नहीं जा रही थी। इसीलिए वो लोग पहले तो उस वाइन को गर्म करते हैं उस आग के पास रखकर, जब वो गर्म हो जाती है तो वो लोग उसे फिर से पीते हैं और इस मर्तबा वो वाइन उन्हें थोड़ी सी पीने लायक लग जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मास्टर मेंग अपनी बेटी के लिए काफी परेशान होता है कि वो अभी तक घर क्यों नहीं आई। और यहाँ पर वो ओल्ड मैन भी मौजूद होता है और वो उन लोगों से कहता है कि तुम बिला वजह टेंशन ले रहे हो, वो दोनों यंग बॉयज है, वो दोनों यंग हैं और शायद कहीं बारिश में फंस गए हैं और सुबह होते ही वो लोग घर आ जाएंगे। पर मास्टर मेंग कहता है अगर तुम्हारे उस लड़के ने कुछ भी हरकत की तो मैं उसे जान से मार दूंगा और तुम मामूली से सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के कल्टीवेटर हो और तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। मगर ओल्ड मैन कहता है मैं तो मिस्टर ल्यू के साथ चेस गेम खेलने के लिए जा रहा हूँ और मुझे कोई खबर मिली तो मैं तुम्हें बता दूंगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो ओल्ड मास्टर बारिश में ही चेस बोर्ड उठाता है और एक दरख्त के नीचे आकर बैठ जाता है। वहाँ पर ओल्ड मास्टर ल्यू मौजूद होता है और वो दोनों ही एक साथ बैठकर वहां पर चेस गेम खेल रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है उन लोगों ने अपने ऑरा के जरिए उस पूरे ट्री को प्रोटेक्ट किया हुआ होता है ताकि वहां पर बारिश का एक भी कतरा नीचे ना गिरे। और वो ओल्ड मास्टर ल्यू के बारे में कहता है कि मैं इस विलेज में मौजूद हर एक शख्स के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ, मगर तुमसे मिले हुए मुझे 8 साल हो चुके हैं मगर अभी तक मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जान पाया। जिस पर मास्टर ल्यू कहता है कि मैं बस एक ओल्ड मैन ही तो हूँ जो कि बिल्कुल अकेला है, मेरा नाम लू टियानचेंग है। ये सुनकर ओल्ड मास्टर कहता है मैंने लू टियानचेंग नाम आज तक अपनी लाइफ में नहीं सुना। जिसके बाद वो दिल दिल में कहता है इसका मतलब ये है ये कोई बहुत बड़ा मास्टर नहीं है। वो मास्टर लू से कहता है कि जब तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तुम मेरे ग्रैंड सन को छू तक नहीं सकते, ना ही कभी उसे कहीं ले जा पाओगे। जिस पर मास्टर लू कहता है कि ये तो वक्त बताएगा कि कौन क्या कर सकता है। ये सुनते ही ओल्ड मास्टर कहता है अगर ऐसा है तो फिर क्यों ना एक बार ट्राई करके देख ले। इतना कहने के बाद वो दोनों ही वहां से गायब हो जाते हैं और उनके जाने के बाद यहाँ पर मास्टर मेंग आ पहुंचता है और वो उन दोनों को तलाश करता है तो वो दोनों यहाँ पे नहीं होते। और हमें एक और ओल्ड मैन को दिखाया जाता है। वो मास्टर मेंग से कहता है जरा देखो इस चेस गेम को उस ओल्ड मास्टर सू ने अपनी चाल किस तरह की चली है। वो शायद हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काना चाहता है। मगर ओल्ड मास्टर सू वो खुद भी यहाँ पे आ जाता है और उसके हाथ में एक सोर्ड होती है। और यहाँ पे हम सब लोगों को पता चलता है कि वो दूसरा ओल्ड मैन असल में वही पहले वाला मास्टर लू है क्योंकि अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ उन लोगों के सामने आ गया है और वो अभी भी दिखावा करने की कोशिश कर रहा था। जिस पर मास्टर सू फौरन से अपनी पावर का यूज करता है और कहता है कि तुम्हें अब दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं, ना ही मीठी बातें करने से मुझे कुछ फर्क पड़ेगा। ये कहते ही वो उस ओल्ड मैन पर एक पावरफुल एनर्जी अटैक करता है जिससे वो उसे थोड़ा सा हर्ट करता है। और मास्टर सू कहता है कि मास्टर लू मुझे बताओ क्या ये तुम्हारी रियल बॉडी है या फिर कोई अवतार है। ये सुनते ही मास्टर लू से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने का मौका दो, मैं दोबारा यहाँ पर पलट कर कभी भी नहीं आऊंगा। मास्टर मेंग ये सब कुछ देख रहा होता है जबकि मास्टर सू कहता है कि ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, तुम्हारा डिसीजन सच में कमाल का है, तुम्हें यहाँ पर दोबारा कभी भी नहीं आना। मैं नहीं चाहता मेरे ग्रैंड सन को तुम्हारे बारे में कुछ पता चले। ये कहने के बाद ओल्ड मास्टर लू फौरन से वहां से चला जाता है। ये सुनते ही मास्टर मेंग कहता है कि तुमने ओल्ड मास्टर लू को मारा क्यों नहीं। जिस पर मास्टर सू कहता है कि उसे मारने के लिए मेरे पास कोई खास रीजन है ही नहीं और उसे मारने का कोई फायदा भी नहीं था। मगर यहाँ पर वो दोनों ही अपने ग्रैंड सन और अपनी बेटी के लिए परेशान होते हैं कि वो लोग अभी तक घर नहीं आए हैं। और ओल्ड मास्टर सू कहता है कि वो दोनों बच्चे काफी समझदार हैं और उम्मीद है कि वो कोई गलत काम नहीं करेंगे। जिस पर मास्टर मेंग कहता है कि तुम्हारा ये सब
सब कहने से क्या मतलब है। पर खैर छोड़ो, वैसे भी कल या परसों मैं अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। जिस पर मास्टर सू कहता है, क्या वाकई में तुम ऐसा कर रहे हो? तो मास्टर मैंग कहता है कि अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी ये दोनों अब जिंदगी में एक दूसरे को दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। ये कहने के बाद वो वहां से चला जाता है और ओल्ड मास्टर सू कहता है कि ये दोनों अलग अलग डोमेन के दो मास्टर्स हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनते। मगर यहाँ पे सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब सुबह हो जाती है तो ली ग्वानशेन उस लड़की को उसके घर वापस ले आता है और वो लोग एक स्ट्रीट तक पहुंचते हैं और वहां से उनके रास्ते फिर अलग अलग हो जाते हैं। उस लड़की की मदर उसे पूछ रही होती है कि वो सारी रात कहां पर थी, जबकि मास्टर मैंग वो तो वाइन के नशे में बिल्कुल धुत हो चुका होता है और पूरी रात सोया नहीं था। इसके बाद मिस मैंग उसे आकर बताती है कि तुम्हारी बेटी आ चुकी है, इसलिए घबराओ मत। और हम देखते हैं ली वानशु वो घर बैठे खाना खा रही होती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं ली ग्वानशेन वो भी घर वापस आ चुका होता है और अपने ग्रैंडपा को बताता है कि कल रात उस लड़की को बचाते बचाते उसने कुछ लोगों के साथ फाइट की थी और एक लड़के को तो वो मारते मारते बचा था। तो उसका ग्रैंडपा कहता है कि तुमने अच्छा काम किया है, मगर एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे हाथ से किसी भी बेगुनाह की जान नहीं जानी चाहिए। चलो अब हमें अपनी कल्टीवेशन को आगे कंटिन्यू करना है और उसके लिए हमें बैकयार्ड में जाना होगा। हमें इस कल्टीवेशन में कुछ काम ऐसे हैं जो कि खुद से करने पड़ते हैं, इसीलिए अब मुझे ही तुम्हारी कल्टीवेशन में तुम्हारा साथ देना होगा। पर याद रखना कि मैं यहाँ पर हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं रहूंगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस ओल्ड मास्टर सुश्वान ने ली ग्वानशिन की बॉडी पर बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए होते हैं और वो मास्टर कहता है कि ली ग्वानशिन ये तुम्हारा लास्ट टाइम है, इसलिए इस मर्तबा इसे बर्दाश्त कर लेना। तो ग्वानशिन कहता है कि ये कोई पहली मर्तबा थोड़ी हो रहा है, मैं इसे पहले भी कई बार बर्दाश्त कर चुका हूँ। तो लूंगा। और हमें दिखाया जाता है उसका मास्टर उसकी पीठ पर कुछ डिवाइन लेटर्स लिखता है, जिसकी वजह से ग्वानशिन को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे बहुत ज्यादा जलन हो रही हो, मगर उसके बावजूद भी वो उसे बर्दाश्त कर लेता है। और ग्रैंडपा कहता है कि फाइनली तुम इसमें सक्सेसफुल हो गए, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि मैं तुम्हें इससे चोट पहुंचा सकता हूँ? तो ली ग्वान कहता है कि अगर आपको मुझे चोट पहुंचानी होती तो आप बहुत पहले पहुंचा चुके होते, उल्टा आप तो हर रोज माउंटेन जाते हैं और माउंटेन से मेरे लिए बहुत सारी स्पिरिचुअल हर्ब्स लेकर आते हैं और इतने टाइम तक आपने मेरी केयर की है, पर लगता है कि शायद अब आप मुझे छोड़कर जाने वाले हैं। शायद हमारे अलग होने का वक्त आ चुका है, मगर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आपसे मिलने बहुत जल्द आऊंगा। जिस पर ग्रैंडपा कहता है कि ये तो तुम्हारी कल्टीवेशन पर डिपेंड करता है कि तुम कितना जल्दी ग्रो करते हो। इतना कहने के बाद वो उसके लिए एक मेटल बॉक्स अरेंज करता है और कहता है कि उन लोगों से बचकर रहना जिनका तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं और वो तुम्हारे साथ बैडली बिहेव करते हैं। खासतौर पर इस दुनिया में कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स भी हैं जो कि कभी ब्रेक थ्रू ना कर पाए तो शायद वो तुम्हें पजेस करने की कोशिश करेंगे। मेरी बदकिस्मती ये है कि मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ रहा है, वरना मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता। पर क्या करूं, तुम्हें अपने साथ रखना बहुत ही ज्यादा रिस्की काम है। मेरी वजह से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। कल को तुम माउंटेन से नीचे चले जाओगे और ये सोट बॉक्स मैंने तुम्हारे लिए लिया है, इसके अंदर एक बहुत ही खास गिफ्ट मौजूद है। तो ग्वानशिन उस बॉक्स को देखता है और कहता है कि ग्रैंडपा मैं जानता हूँ आप एक सोट गॉड हैं, मगर मैं जानना चाहता हूँ आखिर इस सोट पास के अंदर क्या है। वो जैसे उस बॉक्स को उठाता है तो उसे पता चलता है कि उस बॉक्स का वेट बिल्कुल सेम टू उस पत्थर जितना ही है, जितना उस पत्थर के जितना ही है, यानी कि उस बॉक्स का वेट भी 500 पाउंड है। जिस पर ग्वानशिन को यह बात समझ में आ जाती है कि ग्रैंडपा ने उसे वो बड़ा सा पत्थर उठाने के लिए इसीलिए कहा था क्योंकि वो उसे ये बॉक्स देना चाहते थे और अब इस बॉक्स को कैरी करना उसके लिए बहुत ही आसान है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और लास्ट टाइम जब वो लोग एक साथ खाना खाने के लिए बैठे थे तो इस मर्तबा ग्रैंडपा उसके लिए बहुत ही मसालेदार खाने बनाकर लाया था। जिस पर ग्वानशिन कहता है कि आप क्या चाहते हैं कि ये खाना खाने के बाद मैं वाइन पीऊं, क्योंकि इससे तो मेरा मुंह जल जाएगा। तो ग्रैंडपा कहता है कि कल से तुम माउंटेन
माउंटेन से नीचे जाने वाले हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि जब कोई वाइन ऑफर करेगा तो वाइन कैसे पियोगे। मगर यहाँ पर वो जैसे ही वाइन पीता है तो उसका गला बंद हो जाता है और वो फिर से खांसना शुरू कर देता है। ये देखकर ग्रैंडपा हंसते हुए कहता है कि लगता है शायद तुमने अभी तक वाइन पीना नहीं सीखा है, तुम्हें इसे आराम आराम से पीना चाहिए। मगर ग्वानशिन कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये खाना इतना ज्यादा स्पाइसी होगा। उसका मात्र उससे कहता है कि तुम अब जहां भी जाना चाहो जा सकते हो क्योंकि तुम बॉडी रिफाइनमेंट के पीक पे आ चुके हो। अब तुम्हारा अगला कल्टीवेशन लेवल है की रिफाइनमेंट। उस की रिफाइनमेंट के जरिए तुमने हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना है, जिसके बाद तुम उसे अपनी माइंड आई के जरिए कंबाइन कर लोगे और तुम्हारी वो माइंड आई बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी और सारे कलर्स भी देख पाएगी। और इस वक्त तुम्हारी एज तकरीबन 14 साल है तो तुम आराम से कोई भी सेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस सेक्ट में है। तो ग्वानशिन कहता है कि इसमें पूछने वाली क्या बात है, मैं जानता हूँ मुझे क्लाउड कॉन्टिनेंट जाना है और वहाँ पर ग्रेट शिया सोर्ड सेक्ट को ज्वाइन करना है। आप हमेशा से ग्रेट शिया सोर्ड सेक्ट की बातें ही करते हैं, मैंने आपके मुंह से कभी भी किसी और सेक्ट के बारे में कोई नाम नहीं सुना, जबकि इस पूरे कॉन्टिनेंट में न जाने और कितने बड़े बड़े सेक्ट्स मौजूद हैं, मगर आपको ग्रेट शिया सोर्ड सेक्ट ही सबसे ज्यादा पसंद आया है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही वहाँ पर बैठे बैठे खाना खा रहे होते हैं, मगर खाना खाते खाते अचानक से वो लड़का सो जाता है और उसका ग्रैंडपा उसे एक चादर उड़ा देता है और साथ में उस बॉक्स के अंदर भी अपनी थोड़ी सी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। और ली ग्वानशिन जब वो सुबह को उठता है तो वो देखता है कि उसका ग्रैंडपा वहां से जा चुका है और ग्रैंडपा ने जो मिशन उसे दिया था अब वो अपने मिशन पे निकल पड़ता है और उस बॉक्स को उठाता है और दोबारा से माउंटेन से नीचे चला जाता है। ग्वानशिन को अब ग्रेट शिया सेक्ट की तरफ जाना था तो उसका रास्ता काफी ज्यादा लंबा होता है, मगर ग्रेट शिया सेक्ट वो क्लाउड से भी ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद होता है, जहां तक चढ़ते चढ़ते उसकी सांस तक फूल जाती है, मगर जैसे तैसे करते करते वो वहां तक पहुंच ही जाता है और देखता है कि क्लाउड सेक्ट ये तो और भी ज्यादा ऊंचा है। वहां पर और भी बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं और वो सारे के सारे लोग उस सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए आए थे और वहां पे मौजूद एक मास्टर उन लोगों से कहता है कि तुम में से जो शख्स इस सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता है उसे इन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर तक जाना होगा। जो भी शख्स ऊपर तक पहुंच जाएगा वो इसमें सिलेक्ट हो जाएगा और जो लोग वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये सुनते ही सबसे पहले ग्वानशिन ऊपर चढ़ना शुरू करता है और सब लोग देखते हैं कि इस बंदे ने तो काफी ज्यादा हैवी वेट कैरी किया हुआ है और उसके बावजूद भी ये इतनी आराम से ऊपर जा रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ भाग रहे होते हैं। उसे फिर वहां पर कुछ और कल्टीवेटर्स दिखाई देते हैं जो कि कुछ सीक्रेट टेक्निक्स को यूज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पीड बढ़ रही होती है और कुछ लोग अपनी सुपर स्ट्रेंथ के दम पर काफी स्पीड के साथ जा रहे थे और कोई बंदा अपनी सीक्रेट पिल का इस्तेमाल करके अपने स्टेमिना को बूस्ट कर रहा होता है। ये देखकर ग्वानशिन वो बिल्कुल हैरान होता है कि यहाँ पे लोगों के पास और भी बहुत सारे मेथड्स मौजूद हैं, मगर वो ये देखकर भी हैरान था कि अभी अभी जो जेल पिल एक बंदे ने खाई थी उस जेल पिल का वेट ही तकरीबन 100 केजी से ज्यादा का होता है और उसके बावजूद भी वो लोग शिया सोर्ड सेक्ट की तरफ आगे बढ़ रहे थे और जैसे तैसे वो ऊपर की तरफ चढ़ जाता है तो वो देखता है कि वहां पर उसके अलावा भी बहुत सारे डिसाइपल्स आ चुके हैं और वहां और भी बहुत सारे माउंटेन्स मौजूद होते हैं जो कि अलग अलग सेक्ट मास्टर्स के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं ग्वानशिन के साथ एक और बंदा भी बिल्कुल उसके कंधे पे हाथ रखकर ऊपर आता है और वो ग्वानशिन की तारीफ करते हुए कहता है कि ब्रो तुम तो सच में कमाल के हो, तुमने इतना ज्यादा वेट कैरी किया हुआ था उसके बावजूद भी तुम इतनी आराम से ऊपर चढ़ते जा रहे थे, तुमने तो सच में सब लोगों को चौंका दिया है। वैसे मेरा नाम लिन डोंग है और मैं यहाँ ट्रायल के लिए आया हुआ हूँ और शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि ग्रेट शिया सेक्ट वो कितने हिस्सों में डिवाइडेड है। वैसे मैं 5 साल की एज से ही मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा से इस सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता था, मेरा यही ड्रीम है मैं भी एक दिन सूट के साथ फ्लाई कर सकूं। इतने में अचानक वहां पर एक और वॉरियर आता है और वो कहता है कि मैंने अपने कपड़ों में एक सीक्रेट लेग चिकन लेग छुपाई हुई थी, क्या तुम खाना चाहोगे? तो लिंडोंग कहता है कि नेकी और पूछ पूछ। ये कहने के बाद वो लिंडोंग को वो चिकन लेग पीस दे देता है तो वो उस पीस को खाता है और कहता है कि मैं काफी दिनों से चिकन लेग पीस को काफी मिस कर रहा था। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे ही कट होता है। अगले सीन में वो लोग कुछ सोर्ड कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि सोर्ड्स के साथ फ्लाई करते हुए वहां पर आते हैं और कुछ लोग तो उन सोर्ड कल्टीवेटर्स को पहचान जाते
हैं कि ये तो सीनियर जाओजी और जियांग सू हैं। लगता है कि ये लोग यहाँ पर पर्सनली हमें गाइड करने के लिए आए हैं। जैसे ही वो डिसाइपल्स वहां पर आते हैं तो वो अपने साथ एक बड़ी सी बेल लेकर आते हैं और उस बेल को जैसे ही बजाते हैं तो सब लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो सीनियर डिसाइपल सब लोगों से कहता है कि आप लोगों का टाइम पूरा हो चुका है और जो लोग अब तक ऊपर आ चुके हैं वो पास हो चुके हैं और जो लोग अभी भी ऊपर नहीं पहुंचे हैं उन्हें एलिमिनेट किया जा रहा है। ये कहने के बाद उन सबको एक साथ ही एलिमिनेट किया जाता है और वो सब के सब वहां से गायब हो जाते हैं और हमें एक बड़ी सी फॉर्मेशन दिखाई देती है और उसके साथ वहां पे मौजूद वो डिसाइपल सब लोगों से कहता है कि तुम्हारी चेस्ट पे लगा हुआ जो स्पेल है अगर वो बर्न आउट हो चुका है तो तुम एक कदम आगे आ जाओ और जो लोग सही टाइम पे माउंटेन तक नहीं चढ़े थे वो सारे के सारे एक फॉर्मेशन की तरफ आ जाओ। ये सुनते ही यहाँ पर वो गोल्डन ड्रेस वाला कहता है कि शुक्र है कि हम लोग बाल बाल बच गए हैं, मैं तो आखिरी लम्हे पे ऊपर आया था। जबकि वहां पे मौजूद वो सीनियर डिसाइपल सब लोगों को चेक कर रहा होता है कि कौन यहाँ पे चीटिंग कर रहा है। उसे सब लोगों के विजुअल्स दिखाई दे रहे थे। इतने में एक डिसाइपल उन लोगों से कहता है कि मैं बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज के पीक पे आ चुका हूँ, मैं भला अपनी क्वालिफिकेशन ऐसे ही जाया कैसे कर दूं। जिस पर वो सीनियर कहता है कि क्या तुम मुझे चाहते हो कि मैं तुम्हें इसके लिए कुछ एक्सप्लेन करूं? तो वो लड़का कहता है कि मेरी मदर ने बहुत पहले ही मेरी स्पिरिचुअल रूट टेस्ट करवाई थी, मेरे पास वुड एंड फायर एट्रीब्यूट पावर से तुम लोग मुझे किसी बेकार कल्टीवेटर की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो? ये सुनते ही वो कल्टीवेटर उससे कहता है कि अच्छा तुम्हारे पास वुड एंड फायर एट्रीब्यूट पावर है तो इसका मतलब ये है कि तुम दूसरों को कमजोर समझोगे। जिस पर वो लड़का कहता है कि हाँ इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मगर वो कल्टीवेटर ग्वानशन की तरफ देखता है और कहता है कि तुम इस लड़के की तरह बिल्कुल भी अकड़ू नहीं हो, तुम बिल्कुल सिंपल लग रहे हो, मुझे तुम्हारा नाम जानना है। और पीछे खड़ा हुआ वो लड़का उससे कहता है कि मेरा नाम लुवो यू है और मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। इतने में वो सीनियर कल्टीवेटर उससे कहता है कि इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन यहाँ पर कितने बड़े स्टेटस से आया है। उन दोनों के बीच में यहाँ पर काफी देर तक बहस होती है और काफी गर्मा गर्मी भी हो जाती है और उस डिसाइपल का दिल चाह रहा था कि वो उसे यहीं पे जिंदा गाड़ दे, मगर कुछ रूल्स की वजह से वो उसे नहीं मार पा रहा था। वो उसका तिलिस्मान उससे लेता है और फिर ली गुआनशन से कहता है कि तुम भी अपना तिलिस्मान दिखा दो। वो दोनों ही अपना तिलिस्मान दिखाते हैं तो उन दोनों का पता चल जाता है कि ली गुआनशन टाइम पर पहुंच गया है, जबकि वो लड़का थोड़ा देर से आया था और उसका तिलिस्मान जल गया था। हो जाओ और दोबारा कल्टीवेटर उससे कहता है कि अब यहाँ से सारे के सारे डिसाइपल्स अपने तिलिस्मान के साथ साथ उस फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। इस तरह वो सारे डिसाइपल जो कि चीटिंग करना चाहते थे वो सब पकड़े जाते हैं और वो सीनियर डिसाइपल्स उन सब लोगों को लेकर फौरन से अब ग्रेट शिया सोर्ड सेट की तरफ चले जाते हैं, जहां पर अब उन लोगों की स्पिरिचुअल रूट्स का टेस्ट लिया जाएगा। वो लोग उस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को ही हवा में उड़ाते हुए सीधा वहां से आगे ले जाते हैं और पीछे खड़े हुए वो डिसाइपल्स अभी भी ली गुआनशन के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। जिस पर ली गुआनशन उनकी तरफ पलटकर देखता है और वो गोल्डन ड्रेस वाला बॉय कहता है कि क्या हुआ ब्रदर, क्या कुछ प्रॉब्लम है? तो गुआनशन कहता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मुझ पर कोई नजर रखे हुए है। ये सुनकर वो लड़का हैरान हो जाता है कि क्या तुम वाकई में अंधे हो? तो गुआनशन कहता है कि हाँ मैं नहीं देख सकता, मगर उस लड़के को अपनी फिक्र पड़ी हुई होती है और वो कहता है कि मैं स्पिरिचुअल रूट टेस्ट को पास कर पाऊंगा भी या नहीं। इतने में वो सब के सब ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर से एक बहुत ही बड़ा बर्ड उन लोगों के सामने अपीयर होता है, जिस पर वो सारे लोग हैरान हो गए थे क्योंकि वहां पर उन बर्ड्स के ऊपर कुछ मास्टर्स खड़े हुए होते हैं और वो सारे के सारे फौरन से उस ग्राउंड के ऊपर आकर लैंड करते हैं। ये देखकर गुआनशन कहता है मैंने सोचा भी नहीं था कि ये स्टार्टिंग सेरेमनी इतनी ज्यादा बड़ी होगी। तो वो गोल्डन ड्रेस वाला बंदा कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे सारे के सारे मास्टर्स आए हुए हैं, वो सारे अपने लिए एक एक जीनियस डिसाइपल को चूज करेंगे और अपने लिए उसे अपने माउंटेन में ले जाकर पर्सनली उसे ट्रेन करेंगे। अगर तुम डायरेक्ट डिसाइपल बन जाते हो तो तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेज दिए जाएंगे और तुम्हें कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। इतने में वहां पर सेक्ट का एक हेड मास्टर अपीयर होता है और वो सब लोगों से कहता है कि मैं यहाँ का सेक्ट हेड मास्टर हूँ और मैं सब लोगों का स्पिरिचुअल रूट टेस्ट लेने वाला हूँ। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक एक लड़का आता है और वो उस एनर्जी पर्ल के ऊपर अपना हाथ रखकर अपना टेस्ट देता है, मगर बहुत सारे डिसाइपल्स शुरू में ही एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा यंग और काफी वीक थे और ऊपर से बहुत सारे डिसाइपल्स ने तो कभी कल्टीवेशन की ही नहीं थी, इसीलिए वो शुरू में ही एलिमिनेट होते जा रहे थे। इसी तरह
इसी तरह फिर एक लड़का ऐसा भी आता है जो कि उस रूट टेस्ट में पास हो जाता है और सारे ही मास्टर्स ये देखकर काफी सरप्राइज होते हैं कि इसकी स्पिरिचुअल रूट काफी अच्छी है, इसीलिए वो सब लोग आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं और वो मास्टर्स उसे अपने पिक का डिसाइपल बनाना चाहते थे, तो इसीलिए वो लोग आपस में ही एक दूसरे के साथ डीलिंग करना शुरू कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जाओ युआन लिन भी आया हुआ होता है और जब उसकी स्पिरिचुअल टेस्टिंग की बारी आती है तो वो अपना स्पिरिचुअल टेस्ट देता है, तो उससे बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और सब लोग उसे अब तक का सबसे पावरफुल और जीनियस डिसाइपल मान रहे होते हैं और सारे के सारे मास्टर्स भी ये देखकर सरप्राइज होते हैं और उन सब लोगों को वो लड़का हेवनली स्पिरिचुअल रूट वाला जीनियस लड़का लग रहा था और वो सब लोग उसके लिए आपस में डीलिंग करना शुरू कर देते हैं। मगर यहाँ पर एक मास्टर उससे आकर कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो जाओ युआन लिन जैसे अपना नाम पुकारता है तो उसका नाम ग्वानशेन को सुनाई देता है। ये सुनने के बाद वहां मौजूद एक डिसाइपल अनाउंस करता है कि जाओ युआन लिन तुम एक इनर डिसाइपल बन सकते हो, तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी ट्यानजिन पीक में अपना पर्सनल डिसाइपल बना लूंगा। मगर जाओ युआन लिन कहता है कि मैं थोड़ी देर वेट करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे होम टाउन से यहाँ पर एक और लड़का भी आया हुआ है, मैं देखना चाहता हूँ कि वो लड़का क्या कर सकता है। आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि मैं उससे कमजोर हूँ, असल में उस लड़के ने पैसों के बदले में अपनी सिस्टर की लाइफ को एक्सचेंज किया था। सिर्फ 10 कॉपर कॉइन के बदले में वो अपनी सिस्टर की डेड बॉडी ले गया था। मैं बस देखना चाहता हूँ कि क्या वो लड़का यहाँ पर अपनी रूट टेस्ट में सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है और कोई भी मास्टर उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो मैं उस मास्टर के साथ कभी भी नहीं जाऊंगा। ये बात सुनते ही यहाँ पर ग्वानशेन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, मगर वो गोल्डन ड्रेस वाला बंदा कहता है ब्रदर तुम्हें अपने आप को शांत रखना होगा। मगर ग्वानशेन का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वो फौरन से उसे मारने के लिए जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो युआन लिन जब उसे देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और एक मास्टर बीच में आने की कोशिश करता है, मगर एल्डर शू उसे रोक लेता है और कहता है कि इस लड़के ने जानबूझकर ऐसी हरकत की है, अब जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार ये खुद होगा। यहाँ पर ग्वानशेन की पंच के साथ युआन लिन को काफी पीछे धकेल देता है और साथ में युआन लिन के हाथ में थोड़ा सा दर्द होने लगा था क्योंकि वो पंच काफी ज्यादा पावरफुल था। मगर युआन लिन उससे कहता है कि बेवकूफ लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हर्ट कर सकते हो, मैं सब लोगों के सामने तुम्हें एक्सपोज करूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारी पैंट गीली हो रही है, अब तुम्हें मुझसे डर लगने लगा होगा। तुम भले ही ताकतवर हो मगर तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी ये परेशानी मैं साफ देख पा रहा हूँ कि तुम यहाँ कितने ज्यादा कमजोर पड़ रहे हो। मगर वहां मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो युआन लिन की इस हरकत पर समझ गए थे कि युआन लिन वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। मगर कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि शायद ग्वानशेन ही बुरा बंदा है, उसने अपनी सिस्टर को बेच दिया था, ऐसे लड़के को किसी भी सेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मगर ग्वानशेन उनसे कहता है कि बस बहुत हो गया, अपनी बकवास बंद करो। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लिंडोंग को, वो कहता है कि भले ही मैं इस लड़के से अभी अभी मिला हूं पर मुझे इस पे पूरा भरोसा है, ये अपनी सिस्टर के साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो गोल्डन ड्रेस वाला कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम उसे ज्यादा जानते भी नहीं हो, तुम उसकी साइड कैसे ले सकते हो, सब लोग उसके अगेंस्ट है, तुम खामखा में अपने आप को मुसीबत में डाल दोगे। मगर लिंडोंग कहता है कि भले ही सब लोग उसके अगेंस्ट हो जाए मगर मैं उसके साथ नाइंसाफी होने नहीं दूंगा। अगर आज हम लोग खामोश हो जाते हैं तो फिर हमारी इमोर्टैलिटी की कल्टीवेशन का फायदा ही क्या। वो सारा ही एल्डर से कहता है कि आप लोगों ने इसकी सिर्फ बातें सुनकर इस पे यकीन कर लिया है, आप लोगों ने इससे कोई एविडेंस मांगा है, ये बिला वजह किसी की भी पर्सनैलिटी को खराब कैसे कर सकता है। ये सुनते ही यहाँ पर ग्वानशेन कहता है कि हमारे विलेज में जब भी एक कुत्ता भौंकता था तो बाकी सारे भी उसके साथ भौंकना शुरू कर देते थे, मगर दूसरे कुत्तों को यह मालूम नहीं होता था कि वो क्यों भौंक रहे हैं। शायद यहाँ पे इन सारे डिसाइपल्स में भी और युआन लिन में कोई फर्क नहीं है। ये सुनते ही युआन लिन कहता है कि मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम मेरा बचा कुचा खाना खाते थे और उसी पे ही पल बढ़कर तुम यहाँ तक पहुंचे हो। मगर एल्डर शू को वो ब्लाइंड मैन अब कुछ अच्छा लगने लगा था। मगर यहाँ पर ग्वानशेन युआन लिन से कहता है कि तुमने मेरी सिस्टर की जिंदगी सिर्फ 10 कॉपर कॉइन से खरीदी थी, क्या तुम लोगों को सच्चाई नहीं बताओगे कि तुमने वहाँ उसके साथ क्या किया था। तो युआन लिन कहता है मैंने बता तो दिया है, जिस पर
ग्वानशिन कहता है बकवास बंद करो, वो 10 कॉपर कॉइन असल में मेरी सिस्टर लिन सुई ने तुम्हारे घर में काम करके कमाए थे। उसने अपनी मौत से 1 मंथ पहले तुम्हारे घर में बहुत सारा काम किया था। तुम लोगों ने उसे कभी खाना तक नहीं दिया, वो भूख से मर गई थी। यहाँ तक कि जब उसकी डेथ हो गई तो उन लोगों ने मेरी सिस्टर की डेथ बॉडी के ऊपर कपड़ा तक नहीं डाला था। ऊपर से तुम्हारे गेटकीपर जाओ किंग ने उसके कमाए हुए पैसों में से भी 6 सिक्के चुराने की कोशिश की थी। मेरी सिस्टर की जिंदगी तुम लोगों की वजह से जाया हो गई और हमारे कॉन्टिनेंट में हमेशा ऐसा ही होता आ रहा है। जब भी किसी सर्वेंट की डेथ होती है तो उसकी भरपाई उसके मालिक को करनी पड़ती है, जबकि तुम लोगों ने उसके कंपनसेशन पर मुझे सिर्फ 10 सिक्के दिए। क्या तुम लोगों की नजर में किसी की जिंदगी 10 सिक्कों के बराबर होती है? क्या कोई गरीब जिंदा रहना डिजर्व नहीं करता? तुम्हारे उस जाओ किंग गेटकीपर ने मुझे सिर्फ 4 सिक्के दिए थे। मैं उस वक्त सिर्फ 6 साल का, उस वक्त मुझे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि वो सिक्के मेरी सिस्टर की कमाई हुई मेहनत के सिक्के हैं और उसकी कमाई हुई डिग्निटी को हासिल करने के लिए मैंने तुम्हारे गेटकीपर से लड़कर बाकी सिक्के लिए थे। तुम्हारी जाओ फैमिली किसी भी सर्वेंट की जिंदगी को सिर्फ 10 सिक्कों के जितना समझती है, जिस पर जाओ युआनलिंग थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि तुम लो लेवल के ह्यूमंस हो, तुम्हें हमारी बराबरी करनी ही नहीं चाहिए। तुम्हारी जगह मुझे देखो, मेरे पास स्पिरिचुअल हेवनली रूट्स हैं। मैं एक अपर लेवल का वॉरियर हूँ। ये कहने के साथ एल्डर शू गुस्से में उसे एक जोर से लात मारता है, जिस पर वहां मौजूद दूसरा हेडमास्टर आता है और कहता है कि एल्डर शू प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं उसे अपनी पीक ले जाने वाला था। मगर एल्डर शू कहता है अगर मेरे बीच में आए तो मैं तुम्हारी कमर तोड़ दूंगा। ये लड़का बहुत ही ज्यादा अकड़ू है और ऐसा डिसाइपल हमारे सेक्ट में होना ही नहीं चाहिए। इसने एक तो नाइंसाफी की है और ऊपर से ये नाइंसाफी करने पर डटा हुआ है। इसे सजा ना दी तो शायद आगे चलकर ये और भी बड़े बड़े जुर्म करेगा। ये कहने के बाद एल्डर शू से अपने विप के साथ बहुत ही बुरी तरह से मारता है, जिस पर युआनलिन कहता है मुझे आप क्यों मार रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझे इसलिए मार रहे हैं क्योंकि मेरे पास स्पिरिचुअल हेवनली रूट्स हैं। तो एल्डर शू कहता है चाहे तुम्हारे पास कितनी भी ग्रेट स्पिरिचुअल रूट्स क्यों ना हो, मेरा ग्रेट शिया स्वॉर्ड सेक्ट तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाला। यहाँ पर ग्वानशिन कहता है क्यों ना मैं भी अपने स्पिरिचुअल रूट तुम्हें टेस्ट करके दिखा दूं। ये कहने के बाद वो उसी एनर्जी पर्ल की तरफ जाता है और युआनलिन से कहता है कि अब अपनी आंखें खोलकर देखना कि रियल हेवनली स्पिरिचुअल रूट किसे कहते हैं। इतने में एल्डर शू कहता है अगर तुम्हारे पास 3 मिक्स हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स हुई तो मेरा पीक तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा। इतना कहने के बाद यहाँ पर ग्वानशिन जैसे ही उस पर्ल के ऊपर अपना हाथ रखता है तो उससे आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रिलीज होने लगती है, मगर वो पर्ल पूरी तरह से क्रैक होने लगा था। जैसे जैसे ग्वानशिन अपनी एनर्जी उसमें ट्रांसफर करने लगा था तो वो पूरी तरह से ब्रेक होकर टूट पड़ता है। ये देखते ही युआनलिन जोर जोर से उस पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है देखा तुम एक बेकार इंसान हो, तुम इसी लायक हो, तुम्हें किसी किस्म का कोई सेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुम इतने बेकार हो कि एक्सेप्ट नहीं किया है। तुम एक लो लेवल ह्यूमन हो और मैं एक हाई स्टेटस जाओ फैमिली का वॉरियर हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि तुम ये सब डिजर्व नहीं करते, मगर इतने में हमें दिखाया जाता है उसकी पावर्स को टेस्ट करने के लिए वहां पर एक और एनर्जी पर्ल का एक और बहुत बड़ा स्पिरिचुअल रूट टेस्टर टैबलेट लाया जाता है, जो कि साइज में कई गुना बड़ा होता है। और वो स्पिरिचुअल रूट टेस्टर असल में हेवनली रूट से ऊपर के लेवल की स्पिरिचुअल रूट को टेस्ट करने के लिए बना था। इसीलिए ग्वानशिन जैसे ही अपना हाथ उस पर रखता है तो उससे फिर से ऐसी एनर्जी निकलती है जो कि ऊपर जाते ही एक बहुत बड़े हेवनली लोटस को एक्टिवेट कर देती है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हेवनली पैलेस अपीयर होता है, जहां पर हमें कुछ स्पिरिचुअल बीस्ट को भी दिखाया जाता है। यहां तक कि हम वहां पर ड्रैगन एंड फिनिक्स स्पिरिचुअल बीस्ट को भी देखते हैं और साथ में हमें कुछ हेवनली गॉड बॉडीज भी दिखाई देती है। ये देखकर सारे लोग चौंक गए होते हैं और किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये तो सेंट ग्रेड के हेवनली वॉइड स्पिरिचुअल रूट है और ये सारी की सारी स्पिरिचुअल रूट से बिल्कुल ऊपर के लेवल की है। वहां मौजूद जितने भी मास्टर्स होते हैं वो सारे के सारे उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गए थे और साथ में युआनलिन वो अब समझ गया था कि अब उसकी जगह यहाँ पर नहीं है। और दूसरी तरफ वो मास्टर्स आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं कि ये लड़का मुझे चाहिए। वो सबके सब उसे हाथों से पैरों से पकड़कर खींचना शुरू कर देते हैं कि हम इसे अपने साथ ले जाएंगे,
मगर अचानक से वहां पर एक और मास्टर अपीयर होता है और उसे देखते ही सारे लोग पीछे हट जाते हैं। वो मास्टर सब लोगों से कहता है, ये क्या मजाक चल रहा है? तुम सब लोग इसे अपने सेक्ट जबरदस्ती कैसे ले जा सकते हो? तुम लोगों की इस हरकत की वजह से मैं तुम लोगों की 3 महीने की सैलरी कट कर रहा हूँ। वहाँ मौजूद एक फीमेल मास्टर कहती है कि मास्टर, हम लोग इस मंथ में कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स दे देंगे, मगर प्लीज हमारी सैलरीज कट मत कीजिए। जबकि यहाँ पर ग्वानशेन वो यही सोच रहा होता है कि ये सोर्ड सेक्ट सच में अच्छी जगह है, यहाँ पर सेटल डाउन हुआ जा सकता है। और वो जबकि वहाँ पे सेक्ट मास्टर आता है और वो ग्वानशेन से कहता है कि हमारी ग्रेट शिया सोर्ड सेक्ट के 38 ब्रांचेस हैं और यहाँ पे टोटल 38 मास्टर्स भी मौजूद हैं। हर शख्स तुम्हें अपनाना चाहता है। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। ये देखते ही युआन लिन वो समझ जाता है कि अब उसकी यहाँ पे जगह नहीं है। वो वहां से जाने लगता है, जिस पर ग्वानशेन कहता है कि 1 मिनट रुक जाओ। वो सेक्ट मास्टर से कहता है कि अगर आप लोग मुझे परमिशन दें तो मैं पहले अपना एक पर्सनल मैटर रिजोल्व करना चाहता हूँ। वो मास्टर्स उसे इसके लिए परमिशन दे देते हैं और ग्वानशेन कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर इल्जाम लगाया और मेरी सिस्टर की भी बेइज्जती की, तुम्हें मैं इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। मगर युआन लिन कहता है, मैं इस सोर्ड सेक्ट को ज्वाइन नहीं कर रहा, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाने दो। मगर ग्वानशेन कहता है कि अगर तुम आज सर्वाइव कर जाते हो तो तुम ग्रेट शिया सोर्ड सेक्ट को ज्वाइन भी कर सकते हो, यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो। और दूसरी तरफ वो सेक्ट मास्टर कहता है कि चलो, बहुत लंबे टाइम के बाद 2 जूनियर्स को इस तरह लड़ते हुए देखने का मजा आएगा। जबकि यहाँ पे जाओ युआन लिन कहता है कि मैं वैसे भी सेक्ट में एंटर करने के लिए क्वालिफाइड हूँ। अच्छा है कि तुमने मुझे एक मौका दे दिया है, अब मैं तुम्हें मार कर ही यहाँ से अंदर जाऊंगा। ये कहने के बाद जैसे ही उन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है तो ग्वानशेन तो उस पर अपने पंचेस की बौछार कर देता है और एक के बाद एक पंचेस मारते हुए उसे पीछे धकेलता जा रहा था। इसके बाद वो उसे जमीन में दे मारता है और फिर हवा में ऊपर उठाकर अपनी यिन यांग एनर्जी से पकड़कर वहां से जोर से दूर उछाल फेंकता है, जिससे जाओ युआन लिन काफी इंजर्ड होता है। मगर उसके बावजूद भी वो अपने पेपर बूस्टर स्पेल्स का इस्तेमाल करता है और अपनी एनर्जी को कई गुना बढ़ाकर वो अब पावर लेवल में और भी ज्यादा इंप्रूव कर जाता है। तो वो ग्वानशेन पर अब पंचेस की बौछार कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता उसे पीछे धकेलना शुरू कर देता है। उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ अब बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से ग्वानशेन को थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी उसे हैंडल करने में। मगर अभी ग्वानशेन ने अपनी पूरी पावर शो ही नहीं की थी। अचानक ग्वानशेन उसके एक पावरफुल पंच को आराम से डॉज करता है और फिर अपनी 2 फिंगर्स के साथ उसके प्रेशर पॉइंट पर जैसे ही अटैक करता है तो वो सिंगल स्ट्राइक ही इतनी पावरफुल होती है कि वो उसके पूरे के पूरे पेपर बूस्टर स्पेल को भी खत्म कर देती है और साथ में उसकी हड्डी पसली तक तोड़ कर रख देती है, जिससे जाओ युआन लिन का काम वहीं तमाम हो जाता है। जिसके बाद ग्वानशेन अपनी सिस्टर और अपनी मदर से कहता है कि फाइनली मैंने अपना बदला ले लिया है। और वहां मौजूद सारे के सारे मास्टर्स ने अब ग्वानशेन को फाइट करते हुए भी देख लिया था। उन सब लोगों को पता चल गया था कि इसके स्किल सच में लाजवाब है और इसकी स्ट्रेंथ भी कमाल की है। वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे मास्टर का नाम क्या है, किसने तुम्हें इस तरह के स्किल सिखाए हैं, तो तुम्हारा रियल नाम क्या है? तो ग्वानशेन कहता है कि मैंने अपने ग्रैंडपा से हमेशा से अपने रियल नाम के बारे में पूछा है, मगर वो हमेशा से स्माइल करते थे और कहते थे कि मैं ब्रोकन बॉडी रियलम में हूँ, यानी कि मैं अपनी फिजिकल बॉडी को इंटरनली 5 ऑर्गन्स के साथ रिफाइन कर रहा हूँ। उन्होंने कभी भी मुझे मेरे कल्टीवेशन लेवल के बारे में नहीं बताया है। ये सुनकर वो सेक्ट मास्टर स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें सच में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स सिखाए हैं। ये सुनकर ग्वानशेन भी हैरान हो जाता है और कहता है इसका मतलब फिर ये है कि मेरा ग्रैंडपा वो कोई पावरफुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी होगा। तो मास्टर कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा का नाम क्या है? तो ग्वानशेन कहता है उनका नाम सुशुआन है। ये सुनकर वो मास्टर हैरान होता है कि सुशुआन, मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। इसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी जो स्पिरिचुअल रूट है उसे हम एम्प्टी स्पिरिचुअल रूट कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल रूट है ही नहीं, बल्कि तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट वो ऐसी खास स्पिरिचुअल रूट है कि जो जिस भी मर्जी स्पिरिचुअल रूट को अचीव करना चाहे उसे अचीव कर सकती है। ये सुनकर सारे के सारे डिसाइपल्स में खलबली मच जाती है। उन लोगों ने पहले कभी भी इस तरह की स्पिरिचुअल रूट के बारे में नहीं सुना था, क्योंकि ये स्पिरिचुअल रूट हेवनली स्पिरिचुअल रूट से भी ऊपर के लेवल की थी। यहाँ पे जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल रूट्स एक बॉडी के अंदर होती हैं, यानी कि उनके अंदर पावर्स भी फिर इसी तरह डिवाइड हो जाती हैं। और जिस शख्स के पास सिंगल स्पिरिचुअल रूट होती है उसकी बॉडी बिल्कुल प्योर होती है और सारी की सारी स्ट्रेंथ उसकी बॉडी के अंदर एक ही जगह पर फोकस होती है। जिस शख्स के पास 3 स्पिरिचुअल रूट्स होती हैं, यूं समझ लो कि उसकी एनर्जी वो
उसकी बॉडी से 3 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होती है, और जिसके पास 2 स्पिरिचुअल रूट्स होती है उसकी पावर उसकी बॉडी से 4 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और जिसके पास सिंगल स्पिरिचुअल रूट होती है उसकी पावर 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मगर जिसके पास सेंट ग्रेड की वॉइड स्पिरिचुअल हेवनली रूट होती है उसकी पावर 15 टाइम्स ज्यादा हाई होती है। और मैं तुम्हें बता दूं कि सेंट ग्रेड से भी ऊपर लेवल की स्पिरिचुअल रूट्स मौजूद हैं। ये सुनकर सारे ही लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या वाकई में सेंट ग्रेड से भी ऊपर लेवल की कोई स्पिरिचुअल रूट होती है। तो मास्टर बताता है कि हाँ, उसे डिवाइन स्पिरिचुअल रूट कहा जाता है। इस लड़के की किस्मत बहुत अच्छी है कि इसके पास एक सेंट ग्रेड की वॉइड स्पिरिचुअल रूट मौजूद है। ये लड़का आज हमारे सेक्ट का डिसाइपल बनेगा, तो ये हमारे सेक्ट के लिए एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी। वो लोग ग्वानशिन से कहते हैं कि तुम कौन से माउंटेन को चूज करना चाहते हो। तुम्हारे पास फ्री ऑप्शन मौजूद है, तुम किसी भी एलिमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी रूट को कल्टीवेट कर सकते हो और उसी से ही अपनी लाइफ आगे बढ़ा सकते हो। यहाँ पर एल्डर शू वो यही सोच रहा था कि शायद अभी भी इस डिसाइपल को अपने पास लाया जा सकता है, मगर दूसरी तरफ से ली ग्वानशेन अभी भी परेशान होता है कि उसे कौन सी पावर्स को अपनाना चाहिए। उसके सामने 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट्स मौजूद होती हैं, और वो उनमें से कोई भी एक्सेप्ट कर ले तो उसमें वो आराम से कल्टीवेशन कर सकता है। मगर दूसरी तरफ सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं और वहां पे बारिश हो जाती है। इतने में एक लड़की एक स्पिरिचुअल डोमेन बनाकर सब लोगों को बारिश से बचाती है, और ग्वानशेन फाइनली डिसाइड कर लेता है कि उसे अब कौन सी स्पिरिचुअल रूट चाहिए। वो सब लोगों के सामने कहता है कि मैं थंडर लाइटनिंग स्पिरिचुअल रूट को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर एल्डर शू खुश होता है, और दूसरी तरफ सेक्ट मास्टर भी कहता है कि तो फाइनली तुमने डिसाइड कर लिया है, ये डिसीजन काफी अच्छा है। आज से तुम थंडर लाइटनिंग माउंटेन के डिसाइपल हो। और वो उसे एक डायरेक्ट डिसाइपल बनने के लिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी देता है, और उसके कल्टीवेशन रिसोर्सेज के बारे में भी उसे बताता है कि उसे क्या कुछ दिया जाने वाला है। और साथ में एल्डर शू से कहता है कि तुम अपने डिसाइपल को ले जा सकते हो। ये सुनते ही एल्डर शू उसे हाथ से पकड़कर फौरन से वहां से ले जाता है, और हम देखते हैं कि एल्डर शू से अपनी फ्लाइंग सोर्ड के साथ लेकर जा रहा था, जिस पर ली ग्वानशेन काफी ज्यादा खुश होता है। और वो फर्स्ट टाइम फ्लाइंग सोर्ड पर उड़ रहा था, जिस पर वो काफी ज्यादा खुश होता है कि फाइनली मैं पहली मर्तबा एक फ्लाइंग सोर्ड के ऊपर खड़ा हूँ। वो एल्डर शू से कहता है कि आपने मुझे अपने सेक्ट का डिसाइपल क्यों एक्सेप्ट कर लिया जबकि मैं तो अंधा हूँ। तो एल्डर शू कहता है तुम आंखों से अंधे हो मगर तुम्हें दिल से दिखाई देता है। आंखें अक्सर धोखा खा जाती हैं मगर दिल कभी भी धोखा नहीं खाता। दिल जिसे एक मर्तबा पहचान जाए उसे दोबारा पहचानने में गलती नहीं कर सकता। ऐसे तुम मेरे थंडर माउंटेन के डिसाइपल बनोगे, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे कोर्टयार्ड में लेकर जाता हूँ। वहाँ पे तुम्हें खाने पीने के लिए, रहने के लिए हर एक चीज मिलेगी। यहाँ तक के वहाँ पे तुम्हारे कुछ सीनियर फेलोज भी मौजूद होंगे जो कि हर काम के लिए तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें कभी भी हेल्प की जरूरत हो तुम अपने सीनियर से कह सकते हो। तुम्हें जब भी रिसोर्स की जरूरत हो तुम मुझसे रिसोर्सेज मांग सकते हो। ये कहने के बाद वो ली ग्वानशेन को उसके कोर्टयार्ड में लेकर जाता है और कहता है कि आज से ये कोर्टयार्ड तुम्हारा है। तुम यहाँ पे आजादी के साथ रहोगे और कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, यहाँ तक कि तुम्हें कोई डिस्टर्ब भी यहाँ पे नहीं कर सकता। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्वानशेन जब वो अपने कोर्टयार्ड के अंदर आता है तो वो देखता है कि उसका कोर्टयार्ड के अंदर उसके कुछ सीनियर फेलो डिसाइपल्स भी होते हैं और वो उसे वहां पर वेलकम करने के लिए खड़े हुए थे। जिसके बाद एक लड़की वो उसके पास आती है और उसे समझाते हुए कहती है कि हम लोग यहाँ पे हमेशा तुम्हारी हेल्प के लिए मौजूद रहेंगे। तुम्हें कभी भी कोई भी चीज चाहिए हो तुम हमसे मांग सकते हो। वो लोग उसके बारे में पूछते हैं क्या ये वही लड़का है जिसके पास सेंट ग्रेड की कल्टीवेशन है। तो ग्वानशेन उन लोगों को बताता है कि हाँ मैं वही हूँ। और वहां पे मौजूद जो भी लड़के खड़े हुए होते हैं वो सारे के सारे उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम हमारी तरह की ड्रेस कैसे पहनोगे, क्या तुम्हें ड्रेस पहनना आएगा और तुम बगैर देखे कल्टीवेशन कैसे करोगे। मगर वो लड़की उन लोगों को चुप होने के लिए कहती है और ग्वानशेन से कहती है कि ये कपड़े लो और फौरन से जाकर कपड़े पहन लो, क्योंकि जब तक तुम ये कपड़े नहीं पहनोगे तब तक तुम ऑफिशियली हमारे फेलो फ्रेंड नहीं बन पाओगे। तो ग्वानशेन जाता है और जाकर फौरन से वो कपड़े पहनता है और फौरन से बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि वो कपड़े उसे बिल्कुल फिट आ गए हैं और वो लड़की उसे अपनी पीक के बारे में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है। और वहां मौजूद बाकी लोग उससे कहते हैं कि क्या तुम अपनी ये पट्टी हटाकर हमें अपनी आंखें दिखा सकते हो, कहीं ऐसा तो
नहीं कि तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। और कुछ लोग कहते हैं कि तुम इस काली पट्टी की जगह पर सफेद पट्टी पहनते तो शायद वो तुम्हारे कपड़ों के साथ मैच करती और काफी सूट करती। मगर जैसे ही ग्वान शेन वो उन लोगों को अपनी वो पट्टी उतार कर दिखाता है तो उसकी आंखें बिल्कुल सफेद होती हैं। ये देखकर वो सब लोग यकीन कर लेते हैं कि ये लड़का वाकई में देख नहीं सकता। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ग्वान शेन वो अपनी प्रैक्टिस के लिए फौरन से एक वुड पोल के साथ पंचेस प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसके साथ वो उस पोल को ही उखाड़ फेंकता है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आज के दिन जितने भी न्यू डिसाइपल्स आए थे उन लोगों की यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी होने वाली थी। और जब ग्वान शेन वहां पर आता है तो वो सीनियर सिस्टर उसे वहां पर दिखाई देती है, जिसके बाद ग्वान शेन जब उसके पास जाता है तो वो लड़कियों से बताती है कि आज से सारे डिसाइपल्स को अपनी अपनी पीक का इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। और मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी थंडर पीक पर टोटल 37 डिसाइपल्स हैं और उसके साथ 2 एल्डर्स हैं। उनमें से एक एल्डर गोल्डन कोर के परफेक्शन लेवल तक है और दूसरा नेसेंट सोल लेवल तक का कल्टीवेटर है। तुमने पहले जिस एल्डर को देखा था वो एल्डर शू थे, मगर उनसे भी एक सीनियर मास्टर यहाँ पे मौजूद है। और इतने में वहां पे मौजूद सारे डिसाइपल्स देखते हैं कि सेक्ट लीडर के साथ साथ वो सीनियर मास्टर भी आ पहुंचता है, जिस पर सेक्ट मास्टर कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगे। वैसे भी तुम्हारे थंडर सेक्ट में आजकल काफी ज्यादा रौनक आ गई है। ये सुनते ही वो व्हाइट हेयर वाला मास्टर कहता है कि मुझे तो हर हाल में आना ही था, मुझे अपने न्यू डिसाइपल को जो देखना है। और ऊपर से वो छोटी बच्ची वो तो मुझे बहुत मिस करती होगी। ये कहने के बाद वो उसे जैसे ही नीचे उतारता है तो सेक्ट मास्टर उसे फौरन से पकड़कर किस करने की कोशिश करता है, जिस पर वो छोटी बच्ची गुस्से में उस एक बड़ी सी गाजर उसके मुंह में घुसा देती है। और जैसे ही वहां पर वो सेरेमनी शुरू की जाती है तो हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा कोल्ड ड्रोन वहां पर आता है और उसके साथ एक बड़ी सी फॉर्मेशन अपीयर होती है, जिसके साथ वहां पर कुछ जायंट बॉडीज को दिखाया जाता है। वो जायंट स्टैचूज असल में उनके एंसेस्टर्स के थे। और सेक्ट लीडर उन लोगों को अपने सेक्ट की हिस्ट्री के बारे में बताता है कि हमारे सेक्ट से न जाने कितने ही डिसाइपल्स वो हेवन असेंशन के लिए ट्राइबुलेशंस को फेस कर चुके हैं और बहुत सारे डिसाइपल्स बहुत पहले ही हेवन असेंशन के लिए जा चुके हैं, जबकि अब तुम लोग उस जर्नी की शुरुआत करने वाले हो और तुम लोग भी एक दिन इस लेवल तक पहुंच जाओगे कि तुम लोग भी मोर्टल वर्ल्ड से निकलकर इमोर्टल वर्ल्ड की तरफ चले जाओगे, जहां तुम लोग इमोर्टेलिटी को हासिल करोगे। और क्योंकि तुम लोगों ने मेरे ग्रेट शिया सोर्ड सेक्ट को ज्वाइन किया है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को जितना हो सके फैसिलिटेट करूं और मैं चाहूंगा कि तुम लोग भी पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करो। हमारे ग्रेट शिया सोर्ड सेक्ट का सिर्फ एक ही स्लोगन है, हमारी सोर्ड कभी भी किसी कमजोर की तरफ नहीं जाती। हम अपनी सोर्ड सिर्फ और सिर्फ किसी ताकतवर के खिलाफ ही उठाते हैं। इतने में वो वहां पे मौजूद सारे डिसाइपल्स के साथ साथ ली ग्वानशिन से कहता है कि क्या तुम मेरे सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो? तो ली ग्वानशिन कहता है कि मैं आपके सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहने के बाद सेक्ट लीडर उस व्हाइट हेयर वाले मास्टर से कहता है कि अब तुम बताओ क्या तुम उसे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट करना चाहते हो? ये बात एल्डर शू को अच्छी नहीं लगती क्योंकि एल्डर शू चाहता था कि वो उसका डिसाइपल बने, मगर यहाँ पर एल्डर शू से भी एक सीनियर मास्टर था और वो उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहता था, जिसकी वजह से वो मास्टर फौरन से ली ग्वानशिन के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम अच्छी तरह से कल्टीवेट कर सको, इसीलिए मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूं। क्या तुम मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? तो ली ग्वानशिन कहता है कि मैं ली ग्वानशिन आज से आपको अपना मास्टर एक्सेप्ट करता हूं। जिसके बाद वो मास्टर सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करता है कि आज से इस लड़के का और मेरा मास्टर और डिसाइपल का रिलेशन है और ये लड़का मेरा पर्सनल डिसाइपल होगा। ये कहने के बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो मास्टर जब ली ग्वानशिन को अपने कोर्टयार्ड में लेकर आता है तो वो उसके बारे में उससे थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है और साथ में उसके कल्टीवेशन लेवल के बारे में और उसकी स्पिरिचुअल रूट के बारे में उससे पूछता है। तो ली ग्वानशिन उसे अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है और कहता है कि मेरे पास ही ग्रेट सेंट वॉइड स्पिरिचुअल रूट से और मैं अभी फिजिकल बॉडी रियलम में हूँ। जबकि वो मास्टर उससे पूछता है कि तुम्हारी पीठ पे जो ये बॉक्स है आखिर ये क्या चीज है? जिस पर ग्वानशिन उसे बताता है कि ये मेरे ग्रैंडपा ने मुझे दिया था, उन्होंने कहा था कि ये मेरे लिए एक गिफ्ट है और इसके अंदर स्वॉर्डमैनशिप से रिलेटेड कोई चीज है जो कि सही वक्त आने पर अपने आप ही मुझे पता चल जाएगी। तो वो मास्टर फौरन से अपने चारों तरफ एक डोमेन बना लेता है ताकि उसकी कोई बात ना सुन सके और वो ली ग्वानशिन से कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि
तुम्हारे इस बॉक्स के अंदर कोई पावरफुल वेपन हो जो कि काफी हाई ग्रेड का हो। कहीं ऐसा ना हो कि इसके बारे में किसी और को पता चल जाए और कोई पावरफुल कल्टीवेटर तुमसे ये वेपन छीन ले, क्योंकि जितने भी मैजिकल आर्टिफैक्ट्स हैं उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इनमें से कुछ मोर्टल वेपन्स होते हैं, कुछ स्पिरिचुअल वेपन्स होते हैं और कुछ मैजिकल वेपन्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग मोर्टल वेपन्स की बात करते हैं। मोर्टल वेपन जो कि नॉर्मल वेपन्स होते हैं, जो कि हर आम बंदा भी यूज करता है। जब वो वेपन्स अपग्रेड हो जाते हैं तो वो मैजिकल वेपन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर जब वो और भी ज्यादा अपग्रेड हो जाते हैं तो उन्हें स्पिरिचुअल वेपन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और स्पिरिचुअल वेपन्स वो इतने हाईएस्ट लेवल तक जा सकते हैं कि कोई नेसेंट सोल लेवल का कल्टीवेटर उन्हें अपने कल्टीवेशन लेवल के बिल्कुल बराबर तक ला सकता है। यानी कि स्पिरिचुअल वेपन की रैंकिंग भी नेसेंट सोल लेवल की हो सकती है। और तुम्हारे ग्रैंडफादर ने क्योंकि तुम्हें एक बड़ा सा बॉक्स दिया है तो मुझे लगता है कि शायद इस बड़े से बॉक्स के अंदर एक सोर्ड होगी और वो सोर्ड काफी हाई लेवल की भी हो सकती है। शायद तुम्हारा ग्रैंडपा वो भी एक कल्टीवेटर है। इतने में वो लोग एक साथ बैठते हैं और काफी देर तक बातें करते रहते हैं, जिसमें मास्टर से काफी कुछ बातें बताता है, जिसमें कुछ बातें ट्रेजर्स के हवाले से होती हैं और कुछ बातें कल्टीवेशन रियलम के हवाले से होती है। मगर जब वो उसे इमोर्टैलिटी के बारे में बताता है तो वो ग्वानशियन को समझाता है कि हम लोग जो कल्टीवेशन करते हैं वो बिल्कुल अलग तरह की चीज है और इमोर्टैलिटी बिल्कुल अलग तरह की चीज है। और हर कल्टीवेटर इमोर्टैलिटी तक पहुंचना चाहता है, मगर उसके लिए उसे सबसे पहले कल्टीवेशन से ही होके गुजरना होगा। जब हम लोग नेसेंट सोल लेवल को अचीव कर लेंगे तो उसके बाद हमें ऐसा मौका मिलता है कि जिसमें हमें एक हेवनली ट्राइबुलेशन को फेस करना पड़ता है। जब हम लोग हेवनली ट्राइबुलेशन में पास हो जाते हैं तो उसके बाद ही हमारी हेवन असेंशन होती है, यानी कि हमारा पाथ ऑफ इमोर्टैलिटी उसके बाद ही शुरू होता है। जो लोग इमोर्टैलिटी को कल्टीवेट करते हैं वो हैविंग डिफाइंग रूल्स पर चलते हैं। उनके अपने बनाए हुए बहुत सारे पाथवेज होते हैं। जब भी वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो वो खुद से न्यू वेज क्रिएट करते हैं। इसी तरह वहां पर उसे एक के बाद एक लेक्चर दिया जा रहा होता है। जब उसकी पहली क्लास कंप्लीट हो जाती है तो वो दोबारा से अपने कोर्टयार्ड में चला जाता है और वहां पर दोबारा से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और उसी पोल को पीट पीट कर फिर से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। जबकि वो छोटी बच्ची ऊपर बैठकर ये सब कुछ देख रही होती है। जैसे ही ली ग्वानशेन अंदर खाना खाने के लिए या फिर जैसे ही ली ग्वानशेन वहां से अपने कमरे में जाता है तो दूसरी तरफ से वो छोटी बच्ची उस बॉक्स को देखने के लिए आती है। जबकि ली ग्वानशेन जब वो अपने कमरे में नहा रहा होता है तो अचानक उसे उस बच्ची के चिल्लाने की आवाज आती है। वो बच्ची असल में उस बॉक्स के नीचे दब गई थी, मगर ग्वानशेन वो उस बॉक्स को उठाता है और उस लड़की से कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे दूसरी बार नजर आ रही हो, आखिर तुम हो कौन? ये कहने के बाद वो उस लड़की को उठाता है और फौरन से अपने मास्टर के पास ले जाता है। और उसका मास्टर वो इस बात के लिए ग्वानशेन का शुक्रिया अदा करता है कि उसने इस लड़की का ख्याल रखा है और उसे सेफली यहाँ तक पहुंचा दिया है। जिसके बाद वो उस लड़की की हिस्ट्री के बारे में बताता है कि मुझे ये लड़की असल में एक विलेज में मिली थी, वहां पर इसके घर वाले और बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे, मगर ये बच्ची अकेली जिंदा बच गई थी। तो मैं उसे वहां से अपने साथ ले आया और अपने सेक्ट में यहाँ पर अब मैं उसे पालने लगा हूँ। ये लड़की शायद बहुत ही अनलकी थी, जो इसके घर वालों में से कोई भी नहीं जिंदा बचा, मगर मेरे लिए ये बहुत ही लकी है। मेरे ख्याल से अब तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। वैसे भी अब टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, कल सुबह उठते ही तुम्हें दोबारा से प्रैक्टिस करने के लिए जाना भी है। और सुबह होते ही हमें दिखाया जाता है कि ग्वानशेन वो दोबारा से किसी पीक की तरफ जा रहा होता है, जबकि वहां पे मौजूद लड़कियां उसे देखकर उसकी तारीफ कर रही होती है कि क्या ये वही लड़का है जिसका कल्टीवेशन लेवल सबसे अच्छा है, और ऊपर से उसकी खूबसूरती की तारीफें भी कर रही होती है। मगर यहाँ पर ग्वानशेन को अपना एक दोस्त मिल जाता है जिसका नाम लिंडोंग था। लिंडोंग असल में एक आउटर डिसाइपल के तौर पर सिलेक्ट हुआ था और उसके साथ वो दूसरा लड़का वो भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है और वो लोग उसे अपने बारे में बताते हैं कि वो लोग भी अपनी कल्टीवेशन में काफी तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं। मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो सारे के सारे डिसाइपल्स असल में अपने एडमिशन के बाद अपनी एक कंबाइंड क्लास लेने वाले थे, जो कि वहां पे मौजूद एक मास्टर उनकी क्लास लेने के लिए एक बड़े से हॉल को
उनके लिए सिलेक्ट करती है, जहां पर वो सारे के सारे आकर एक जगह इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। और जब वो फीमेल टीचर वहां पर आती है और उन लोगों को बेसिक रूल्स और कल्टीवेशन मेथड्स के बारे में बता रही होती है, तो सारे के सारे डिसाइपल सबसे पहले ली ग्वानशिन की तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि वो वहां पर बहुत ही आगे बैठा हुआ था। मगर वो टीचर उन लोगों को स्पिरिचुअल एनर्जी क्रिएट करने के बारे में बताती है कि स्पिरिचुअल एनर्जी क्रिएट करने के लिए तुम लोगों को सबसे पहले अपनी की रिफाइनमेंट कंप्लीट करनी होगी, मगर उससे पहले भी तुम लोगों को अपनी फिजिकल बॉडी को कंप्लीट करना है। वैसे तो ये क्लास बहुत ही लंबी है और काफी लंबा चौड़ा है, काफी लंबा चौड़ा लेक्चर होता है, मगर इसका जो लबे-लुबाब है वो ये है कि कल्टीवेशन शुरू करने से पहले कल्टीवेशन के रूल्स के बारे में जानना जरूरी है। और ऊपर से कल्टीवेशन में कभी भी कोई जल्दबाजी नहीं की जाती, ना ही कभी किसी कमजोर को देखकर उस पर हाथ उठाया जाता है। ये सारी बातें कंप्लीट होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहां बैठे बैठे ही अचानक से ग्वानशेन वो अपना लेक्चर सुनते ही अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेता है। उसकी बॉडी से अचानक इतनी एनर्जी निकलती है कि सब लोग चौंक गए थे कि अचानक इसने अपने फर्स्ट क्लास में ही इतनी आसानी से अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है। और वो मास्टर उन सब लोगों को बताती है कि तुम लोगों के हाथों में जो ये जेट स्लिप मौजूद है, इस जेट स्लिप के बारे में भी मैं तुम्हें बता देती हूँ कि इसका यूज कहाँ करना है। ये असल में तुम लोगों का एक सेक्ट अकाउंट है, इसके अंदर तुम्हारे सारे क्रेडिट्स मौजूद हैं जो कि तुम लोग अपने रिसोर्सेज के लिए यूज कर सकते हो। हर मंथ में तुम लोगों को बहुत सारे क्रेडिट्स दिए जाएंगे और वो क्रेडिट्स तुम लोग अपनी कल्टीवेशन या फिर बुक्स रीड करने के लिए या फिर ट्रेजर्स खरीदने के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे ही ये क्लास कंप्लीट होती है और ग्वानशिन अपने घर को जा रहा होता है, तो अचानक उसका मास्टर वहां पर आ जाता है और उसे अपने साथ लेकर फौरन से वहां से चला जाता है। जब वो लोग अपने कोर्टयार्ड में वापस आते हैं तो वहां पर वो मास्टर उसे समझाता है कि अब क्योंकि तुम इमोर्टैलिटी के सफर को निकल पड़े हो, तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि सबसे पहले तुम्हें अब अपनी की रिफाइनमेंट पर फोकस करना है, क्योंकि की रिफाइनमेंट के 10 लेवल होते हैं और 10th लेवल ही परफेक्शन लेवल होता है। तुम्हारी कल्टीवेशन के हिसाब से मैं समझता हूं कि तुम बहुत ही आसानी से परफेक्शन लेवल को भी अचीव कर लोगे, क्योंकि हमारे सेक्ट में बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, वहां जाओ, बहुत सारी बुक्स रीड करो और तुम्हारे पास उस जेट स्लिप में 500 क्रेडिट भी मौजूद हैं। तुम उनका इस्तेमाल करके कल्टीवेशन टेक्निक्स और बहुत सारे मेथड्स भी सीख सकते हो। इतने में वो उसे एक छोटा सा क्यानकुन बैग भी देता है और कहता है कि इस छोटे से बैग के अंदर तुम बहुत कुछ डाल सकते हो। फिलहाल तुम अपनी डिवाइन सेंस के जरिए इसके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करो। तो ग्वानशेन वो उसे हल्का से स्मेल करता है और उसके अंदर देखने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि उस छोटे से बैग के अंदर बहुत कुछ मौजूद है। ये देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि वो पहली मर्तबा क्यानकुन बैग को देख रहा था, जिस पर वो कहता है कि ये छोटा सा बैग तो किसी बड़ी सी स्टोरेज रूम की तरह लग रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्वानशेन जब वो वहां पे सो रहा होता है तो उसका मास्टर फौरन से उसे बुलाता है और कहता है कि चलो हमें ट्यानजी पीक चलना होगा, क्योंकि सेक्ट की बेल बज रही है। वो लोग फौरन से वहां से निकलते हैं और रास्ते में ग्वानशेन कहता है कि मास्टर आखिर इतनी सुबह सुबह हमें क्यों जाना पड़ रहा है। तो उसका मास्टर कहता है कि जरूर किसी ने सेक्ट की वायलेशन की है और इसीलिए सब लोगों को एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। जरूर किसी को पनिशमेंट दी जाने वाली है। और हमें दिखाया जाता है जब सारे के सारे लोग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं और सारे एल्डर्स भी वहां पे पहुंच गए थे, तो फौरन से सेक्ट लीडर अपीयर होता है और उसके साथ साथ एक डिसाइपल भी होता है जो कि स्पिरिचुअल रोप्स के साथ बंधा हुआ होता है। और सेक्ट लीडर गुस्से में मास्टर टू कोई से कहता है कि फौरन से घुटनों पर बैठ जाओ। तो वो मास्टर अपने घुटनों पर बैठता है तो सेक्ट लीडर अपना एक बहुत ही खतरनाक विप बाहर निकालता है और उस विप से उस मास्टर टू कोई को मारता है। तो मास्टर टू कोई उससे काफी ज्यादा इंजर्ड होता है और सेक्ट लीडर बताता है कि तुम्हारा ये डिसाइपल पिछले 12 दिनों से बाहर घूम रहा है और तुम्हें ये सुनकर बहुत ही शर्म आने वाली है, क्योंकि तुम्हारे डिसाइपल ने बहुत ही घटिया हरकत की है। इतने में वो डिसाइपल चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने उस लड़की को पैसे देकर उसकी किस्मत चमका दी है, आखिर मुझे पनिशमेंट किस लिए दी जा रही है। उसकी बात पर वहां पे मौजूद लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसने किया क्या है, मगर सेक्ट मास्टर वो उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुमने अब भी कोई बहुत अच्छा काम किया है। इतना कहते ही वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस लड़के की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर सब लोगों को बताता है कि इस लड़के ने एक ऐसी लड़की
लड़की की इज्जत लूटी है कि जिसकी अगले 3 दिनों में शादी होने वाली थी, और उस लड़की ने ये बात इस लड़के को बहुत पहले ही बता रखी थी कि वो बहुत जल्द शादी करने वाली है। इस दरिंदे ने फिर भी उस पर कोई रहम नहीं किया, ऊपर से उस लड़की ने इससे गिड़गिड़ाकर भीख मांगी है, मगर उसके बावजूद भी इस लड़के ने उसे बुरी तरह से इंजर्ड किया था ताकि वो कहीं भाग ना सके। तुमने कभी सोचा भी था कि वो लड़की तुम्हारी उस ज्यादती के बाद अपने घर जाएगी और खुदकुशी कर लेगी? और मैं ग्रेशियस सोर्ड सेक का मास्टर होने के नाते बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि मेरे सेक के डिसाइपल ने ऐसी हरकत की है। ये कहने के बाद वो मास्टर जैसे ही अपनी सोर्ड निकालता है तो वो डिसाइपल फौरन से गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं उसके घर जाऊंगा और सब लोगों से माफी मांगूंगा, प्लीज मुझे मारिएगा मत। मगर सेक्ट लीडर वहां मौजूद सारे ही मास्टर्स और डिसाइपल्स से पूछता है कि मुझे बताओ कि मैं इस लड़के के साथ क्या करूं। ये सुनकर सारे ही लोग चुप हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं कह पाता, मगर ग्वानशियन का मास्टर कहता है तुम क्या चाहते हो, क्या इसे मार देना चाहिए? तो ग्वानशियन कहता है ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ये कहने की देर थी कि सेक्ट लीडर उसे वहीं खत्म कर देता है। और दूसरी तरफ सेक्ट मास्टर टू कुई को कहता है कि तुम्हें मास्टर बनने में फेल हो गए हो, तुम्हारी टीचिंग्स फेल हो गई हैं, इसीलिए मैं तुम्हें ट्यानजी पीक के मास्टर की पोजीशन से इसी वक्त हटा रहा हूँ और आज से मेंग लिनशेन वो तुम्हारी जगह लेगा। ये सुनकर मास्टर टू कोई कहता है कि मैं इस डिसीजन को एक्सेप्ट करता हूँ, जिसके बाद मास्टर कहता है कि ये तुम्हारा डिसाइपल था, इसलिए अब इसकी बॉडी को भी यहाँ से बाहर तुम ले जाओगे। मैं चाहता हूँ इसकी बॉडी लेकर उस ओल्ड वुमेन के पास जाओ जिसकी बेटी ने इसकी वजह से सुसाइड की थी। ये बॉडी ले जाकर उनके सामने फेंक देना और कह देना ग्रेट शिया सोर्ड सेक्ट कभी भी किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करता। इसी के साथ ही ये पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आप लोगों को मेरे इसी चैनल पर मिल